Good evening, salam, namaste, and a very warm welcome to the Black Hole. ये अक्टूबर है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ और इसी निस्बत से हमने कोशिश की है कि इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाए यहाँ द ब्लैक होल में। तो आज भी हम इसी निस्बत से यहाँ पर जमा हैं एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव सचिन चिदम्बरम विद अस, जो हमें शरद पार से ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, पूरी तरह से। चले, अवाम वेलकम और नमस्ते। मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊँ सचिन का। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बी फ्रेंडर्स इंडिया, विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग 14 इमोशनल, ये देखो ये हिल तो नहीं गया? ओके, गुड। लेट मी रिपीट। सचिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बी फ्रेंडर्स इंडिया, an umbrella organization supporting 14 emotional support and suicide prevention helplines across the India, that is across the country, that is India. Moreover, Sachin is the founder of the Connect Heart. आपका करीबन 15 साल का तजर्बा है इन प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड सुइसाइड इंटरवेंशन, और ये इतना अहम मौजू है कि इसके ऊपर गुफ्तगू कुछ अर्सा पहले भी हुई थी ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन आज जो है हमने दोबारा ज़हमत दी सचिन को एंड वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मोर ओवर, आई एम ग्लैड टू हैव सानिया सईद विद अस, जो मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमाए। ये आज के सेशन की मॉडरेशन और मेज़बानी के फ़राइज़ निभाएंगी। शी इज़ अ रिसर्च असिस्टेंट एट द कनेक्ट हर्ट, वेयर शी स्पेशलाइजेज इन रिसर्चिंग एंड एवेलुएटिंग मेंटल हेल्थ initiatives both in India and Pakistan. Sania is a trained active listener who has worked with Umang, and Umang is the Pakistan's only mental health helpline that works in partnership with Google. आप लोगों की आमद का शुक्रिया। एक ही रिमाइंडर होता है कि प्लीज़ अपने सेल फोन जो है स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। सानिया और सचिन की पहले तो बाहमी गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके बाद हस्बे रवायत वी विल ओपन द हाउस फॉर Q&A। आप लोग उसमें भरपूर शिरकत कीजिएगा। मेंटल हेल्थ ये एक ऐसा मौजू है कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। आप अपना जो भी सवाल हो, बग़ैर इस खौफ के कि कोई आपको जज किया जाएगा या आपको रोका जाएगा, आप बिला झिझक रखें। सचिन एंड सानिया बोथ आर एक्सपर्ट्स, वो आपको अच्छी रहनुमाई और अच्छी रोशनी जो है वो दिखाएंगे। एंड दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम सानिया सईद और शरद पार से सचिन चिदम्बरम का स्वागत करते हैं। थैंक यू। Thank you for having me. Good evening, everyone. Thank you for being here, and thank you, Nair, for the introduction. So, the Connect has one goal. We aim to make mental health simple, and that's kind of what I have planned for today, me and Sachin. I want to start off this conversation with Sachin. Please tell us a little bit about yourself and your journey and how you got here into working in mental health. Sanya, as you must be aware, but obviously it is for the audience. मेरी जर्नी मेंटल हेल्थ इस फियर में शुरू हुई कुछ 2007 में, वेयर आई हैड गॉन टू UK टू परस्यू माय मास्टर्स। और मैं मास्टर्स जब परस्यू कर रहा था तो मैंने वहाँ पे वेरी सेरेंडिपिटसली मैंने Samaritans UK ज्वाइन किया। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस, एंड पूरे वर्ल्ड में इनका एक नेटवर्क है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिफ्रेंडर्स वर्ल्ड वाइड। इनके साथ के एक्सपीरियंस 4 साल 4 साल मैंने कुछ इनके साथ वॉलंटियर किया है। एंड यहाँ पे जो जर्नी शुरू हुई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई काइंड ऑफ गॉट अक्वेंटेड विथ द इमोशनल क्राइसिस जो बोलते हैं, इसके साथ मेरी मुलाकात हुई इन अ वे where I was able to talk to hundreds of people जो distress के different stages से गुजर रहे हैं, that could include even suicidal thoughts, and even in that they are in various stages of experiencing suicidal thoughts as well, जहाँ पे शायद किसी को सिर्फ ख्याल आते होंगे खुदकुशी के, to the point कि कोई प्लान कर रहा है या फिर कोई किसी ने अपने steps लिए हैं to die essentially। तो हमने ये देखा है कि इन अक्रॉस ऑल दी स्टेजेस, अगर हमने इंसान को एक मौका दिया, एक कॉन्फिडेंशियल नॉन जजमेंटल स्पेस दिया, एक सेफ स्पेस दिया जहाँ पे वो अपने दर्द, अपने लाइफ के बारे में, अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं के बारे में खुल के बात कर सके,
और एक विदाउट जजमेंट। तब हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें ये समझा है कि उनको होता है अलीविएशन ऑफ डिस्ट्रेस। ये एक्सपीरियंस होता है, जो एक उनका जो डिस्ट्रेस लेवल है, जो पर्टर्बेशन उसके साथ आता है, उसमें एक कमी आ जाती है। दिस इंक्लूड्स इवन सुइसाइडल अर्जेस। तो ये जब हमने वारदात समझी, वी वर फाइनली एबल टू सी how suicide prevention was the easiest form of death to prevent। और इसमें एक एक्सपर्ट से ज्यादा एक इंसान होने की जरूरत होती है कि हाउ यूजिंग योर ओन लिसनिंग स्किल्स, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड दैट स्पेस फॉर द पर्सन, most of them are able to come out of suicidal thoughts, and all they need is some support। तो ये जर्नी की जो लेसन मैंने सीख के मैं इंडिया में आया 2013 में, आई जॉइंड समारिटन्स मुंबई, विच इज इंडियाज वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच ऑफ समारिटन्स यूके, जो 1968 में शुरू हुआ था। And for the past 10 years, I've been associated with Samaritans Mumbai। और पिछले 3-4 सालों में आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो इस एरिया में काम कर रही हैं। एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट सुसाइड प्रिवेंशन, अनफॉर्चुनेटली हमें मेंटल हेल्थ के साथ यूजुअली लोग इसे कंपेयर नहीं करते। हम क्या देखते हैं कि जब लोगों का जो यूजुअल अंडरस्टैंडिंग है सुइसाइडल आइडिएशन पर, वो होता है कि या तो इंसान सुइसाइड करता है वीकनेस, एक मोमेंट ऑफ वीकनेस के कारण, या फिर उन्होंने एक इजी वे आउट ले लिया है कि लाइफ के दिक्कतों से जब हम जूझ नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने सुइसाइड का एक इजी वे आउट ले लिया है। या फिर और भी ऑन द एक्सट्रीम साइड, जहां पे हम सोचते हैं कि सुइसाइड एक्चुअली एक बहादुरी का लक्षण है, वेर आपको पता है क्या कितना गट्स लगता है, कितना करेज लगता है सुसाइड करने में। सो आई वॉज एबल टू सी कि हमारे डेमोग्राफिक में, एशिया एज अ कम्युनिटी में भी ये वारदात ज्यादा है कि हम सुसाइड के बारे में समझने के सिवा हम सुसाइड के अराउंड वैल्यूज हमने लगा रखे हैं, और जिसके थ्रू, जिसके लेंस के थ्रू हम सुसाइड को व्यू करते हैं। और इस वजह से हम इंसान और इंसान की दर्द को नहीं समझते हैं। यूजुअली सुसाइड गेट्स अटैच टू अ लीनियर एग्जाम्पल, यानी हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में हम क्या सुनते हैं, सुसाइड उन्होंने क्यों किया, तब हमें एक उटपटांग सी रीजन आ जाती है, हाँ उनके पापा ने शायद उनका फोन छीन लिया उनसे, या फिर एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, या ये फलाना या वो फलाना। बट दिस इज अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुसाइड। एंड आई एम होपिंग कि आज के हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम सुसाइड, ये मेंटल हेल्थ के जो डिस्ट्रेस के साइंस हैं, इसे थोड़ा सा और क्लियरली समझे, दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि सुसाइड एक सिम्टम है रादर देन एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। के भी अलावा हम ये समझे कि सुसाइडल थॉट्स इटसेल्फ, किसी में आना, ये एक साइन ऑफ डिस्ट्रेस है, ये एक सिम्टम है। और सिम्टम से अगर हम सिर्फ सिम्टम पे फोकस करेंगे तो शायद जो कॉज है उसका, हम शायद उसे इग्नोर कर देंगे। जो एंड यहाँ पे कॉज है साइकोलॉजिकल पेन, एक भावनात्मक या थॉट बेस्ड मेंटल पेन या इमोशनल पेन जो कोई एक्सपीरियंस करता है। जब तक हम वी आर नॉट कमिंग टू दिस कॉज, हम शायद किसी को ठीक से हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो मे बी आई एम होपिंग कि ये जर्नी के थ्रू मैंने जो हजारों लोगों से ये एक्सपीरियंस में सीखा है, हजारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है कि दूसरों को कैसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, ये एक्सपीरियंस से आई वुड लाइक टू मे बी हैव अ कॉन्वर्सेशन टुडे कि हम कैसे इसे और सिंप्लीफाई कर सकें, और हम हमारी और दूसरों की मदद कैसे कर सकें व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दिस। I think simplifying it would be a great idea, and we can start that off with talking about what is the mind, and then later on what is mental health in simple terms. जी जी जी, ये हमारे ट्रेनिंग्स में भी हम ऐसे ही शुरू करते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है फॉर आवर रीजन। तो इस वजह से क्या है कि ज्यादातर हमें मिथ्स या उसके अराउंड जो हिंदी में तो मिथ्य बोलते हैं, बट देयर इज लॉट मोर स्टिग्मा बेस्ड ओपिनियंस दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अराउंड मेंटल हेल्थ। लाइक फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट थिंग दैट वी हियर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो हमें फीडबैक क्या मिलता है, पुशबैक क्या मिलता है कि मैं पागल नहीं हूं, राइट? कि इफ अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल किसी मनोरोग चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास अगर किसी को जाना है तो उन्हें लगता है कि मैं पागल हूं क्या।
तो मे बी वी कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन जस्ट वन स्टेप बिफोर, माइंड भी समझने के पहले, ये पागल करके कोई चीज होती भी है क्या, पागलपन होता क्या है? I would एंड दिस इज encourage the टुवर्ड्स द audience to ऑडियंस एज वेल. participate as well. जी I संजय would encourage the audience to, participate as well. What do you जी, think pagal means? पागलपन क्या होता है? एनी थॉट्स? नहीं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई है क्या हम में Mic. पागल है. जो ऐसी बातें करता हो जो मुमकिन ना हो, नामुमकिन सी शायद जो बातें ऐसी करता बातें करता हो जो मुमकिन ना हो, या फिर कुछ ऐसे बिहेव करे जो सामाजिक, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, कि जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं, राइट? अगर इंसान वैसे बिहेव ना करे, कुछ ऐसा बिहेव करे जो जिससे आसपास के लोगों को डर लगे, दिक्कत हो या समझ में ना आए, तो हम उसे पागल कर देते हैं, राइट? बट पागलपन करके कोई चीज है, वाकई में ऐसी कोई चीज है क्या? जरा इसे समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि आईसीटी या फिर DSM-5 करके मेंटल हेल्थ पे इतनी बड़ी किताब होती है, जो ये किताब में इसेंशली जितने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं इन सब का डिटेल में विवरण है. बट कहीं पे भी इन किताबों में पागल, क्रेजी, इनसेन ये शब्द, ये डायग्नोसिस नहीं है. ये मैं एक चुटकुले जैसा नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है. क्यों? तो मैं जरा ऑडियंस में ही पूछ लेता हूं, आप में से सभी ने कभी अपने लाइफ में ऐसा एक टाइम एक्सपीरियंस किया होगा जब आप बेहद दर्द में थे? नाउ ये दर्द जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमोशनल पेन ही हो, आप फिजिकल पेन ही देख लो. आप बॉडी में कहीं लगा हो, या फिर कोई बड़ा ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी का डेथ हुआ हो, ऐसे सब एक्सपीरियंसेस में हमने बहुत दर्द एक्सपीरियंस करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू द ऑडियंस विल बी, जब आप इमेजिन कि आप ऐसे ही कोई वारदात से गुजर रहे हो वेर यू आर एक्सपीरियंसिंग अनबेरेबल पेन, एंड ऐसे टाइम पर मैंने अगर आपका चुपके से वीडियो ले लिया और बिना किसी को बताए कि ये इंसान दर्द में है, वो वीडियो किसी दूसरों को दिखा दिया, एंड आई डू नॉट टेल देम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, तो जरा बताना मुझे उस वीडियो में क्या आप थोड़े पागल दिखोगे? हाँ या ना? है कि नहीं? वो वीडियो में आप पागल दिखोगे. तो देन अगेन आई विल आस्क यू, पागलपन होता क्या है देन, राइट? इसका मतलब पागलपन होता क्या है? एंड वन सिंपल आंसर वी कैन गेट हियर इज, पागलपन भी दर्द का लक्षण है. हम सभी ने व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम सभी को लाइफ ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने इतना सा एक ट्रेनिंग दे दिया था कि लोगों के सामने कैसे बर्ताव करना है. इसकी ट्रेनिंग हमें सबको मिली हुई है. बट इस ट्रेनिंग के बावजूद अगर इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है जो कंट्रोल में नहीं है, आसपास के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो जानबूझ के करता है? ये हम सब नॉर्मली ये चीजों को लेबल लगा देते हैं जब हमें समझ में नहीं आता, और इसी चक्कर में हम उसे पागल, दरिंदा, ये वो सब बोल देंगे. बट अगर हम बेसिक उसके पीछे का कारण समझे, ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट ऑन अ सिंपल प्लेजर पेन मैकेनिज्म. प्लेजर में तो नहीं दिख रहा वो, देन व्हाट रिमेन्स इज पेन. सो पागलपन करके कोई चीज नहीं है, इंसान शायद उस वक्त अनबेरेबल पेन में है. और मैं अगर आप सभी को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई इंसान दर्द में हो तो आपको उसे क्या दिखाना चाहिए? क्या उसे जिल्लत, उसका मजाक उड़ाना चाहिए? उसे और लोगों के सामने और उसके बुरा बर्ताव करना चाहिए, कि उसे थोड़ा सा कंपैशन दिखाना चाहिए, थोड़ा सा करुणा, हम हिंदी में करुणा बोलते हैं, थोड़ी करुणा दिखानी चाहिए, थोड़ी हमदर्दी बरतनी चाहिए, ताकि वो इंसान इस मौके पर भी किसी का मदद ले सके. क्या है कि हमें लगता है कि इंसान जब भी दर्द में हो ना, उसका एक ही रिएक्शन हम अलाउ करते हैं, आपको रोएं. आप रोएंगे ना तो फिर हम आपको एक सिंपल इंसान समझते हैं कि हाँ, तो फिर आपको मदद करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ लगते हो जब आप रोते हो. बट क्या ऐसा ही है हम सब में? है ना? हम में से कितने होंगे जिनको जब बेहद दर्द में होता है ना, वो आंसू निकलने के बजाय शायद गाली निकलती हो, शायद गुस्सा बन के दर्द बाहर आता है. तो क्या वो दर्द कुछ कम है क्या? अगर आंसू के बजाय गुस्से में निकले तो क्या वो दर्द उस इंसान को कम हो रहा है?
ऐसा तो नहीं है, right? But then who are in a position of helping, these are things that they need to understand. कि एक इंसान अगर दर्द में हो तो पहला चीज हमें इस चीज का अवेयरनेस रखना चाहिए that this person is operating out of overwhelmness that is coming out of pain. And then if we understand this, then maybe we will be able to offer them a space where they can talk about this pain. Maybe when they are able to do this, they are able to, for the first time, start getting help. And this is where I would like to start, where we understand पागलपन. पागलपन करके कोई चीज नहीं होती. मे बी सम एरियाज में हम स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, ऐसे सिचुएशंस में जब भी लोग, उनका मन ही उन पर हावी हो गया है, जहां पे उन्हें भ्रम होने लगते हैं, हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, और उनको बिहेवियरल ट्रेट्स ऐसे हो जाते हैं जहां पे आपको कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है ये, ऐसे सिचुएशन में भी हम पागल बोल देते हैं. बट पागल नहीं है, शायद उसे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं. अगर उसे कोई डॉक्टर के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं और उसकी हेल्प शुरू करें, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, तो शायद जल्द ही वो ठीक भी हो जाए. बट इंडिया, पाकिस्तान में हम क्या नोटिस करते हैं कि इनको हेल्प देने के बजाय शायद कोई बाबा के पास लेके जाके कोई झाड़ू खिला देंगे हम, बट उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे. तो ये बहुत ही अनफेयर सा सिचुएशन है. अगर आपको पता चले कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, मैं विश नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली, बट अगर कोई एक महामारी हुई है, एक बड़ी बीमारी हुई है, क्या आप उसे बाबा के पास लेके जाओगे कि या उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाओगे? एक डॉक्टर के पास लेके जाओगे. तभी तो हमारा रिलीजन, हमारे बिलीफ तभी बीच में नहीं आते. मैं सेम चीज आपको एक और स्टेप आगे लेके जाके इंसान के सिर्फ बॉडीली नीड्स को ही नहीं, उसके मेंटल नीड्स को भी समझें. और जो अभी का हमारा सोसाइटी है, इसका जो हम पे इफेक्ट हुआ है, हमारे से जो हमारे मेंटल जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो एक हैवी इम्पैक्ट पड़ रहा है. हम ये समझें कि दुनिया बदल गई है, फिजिकल वर्ल्ड से अभी एक मेंटल एंड डिजिटल वर्ल्ड हो गई है. एंड जिस तरीके से हमें फिजिकल इश्यूज 10-20 साल पहले ज्यादा एक्सपीरियंस करते थे, आजकल वो ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो गए हैं. और वो जब तक हम अवेयरनेस लाके उन्हें हेल्प कैसे प्रोवाइड करें नहीं समझे, वी कैन नॉट टेक द नेक्स्ट स्टेप. सो दैट इज सम सिंपल थिंग आई वुड लाइक टू शेयर. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, हमारे कॉन्वर्सेशंस में हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम देखते हैं कि लोगों को अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ मतलब क्या है समझ में नहीं आता. कोई बोलेगा मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल वेलबीइंग, यानी जब मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तब है मेंटल हेल्थ. या फिर दूसरा पार्टी होता है जो बोलता है कि जब मैं मानसिक स्वास्थ्य खराब हो तो है मेंटल हेल्थ. तो फर्स्ट ऑफ वी विल ब्रेक डाउन मेंटल हेल्थ. एक सिंपल कंपैरिजन हम करेंगे हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ. जब हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ, व्हाट डू वी मीन? वी मीन द स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ अ बॉडी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यस और नो? तो उसी तरह जब हम मेंटल हेल्थ बोलेंगे, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य यानी मन का स्वास्थ्य. दैट मीन्स द स्टेटस ऑफ माई माइंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ये अच्छा भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेंटल हेल्थ नहीं है. अगर आपके पास मन है तो मानसिक स्वास्थ्य भी है. वो अभी अच्छा है या बुरा है हम ये समझते हैं. नाउ टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ वी हैव ब्रोकन डाउन माइंड, कैन आई आस्क द ऑडियंस इटसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक मन क्या होता है? अगर ये सवाल मैं पूछूं और सारे जो मैम बैठी हैं बीच में, सब उनको ना देखें, आप अपने लैंग्वेज में भी अपने तरीके से बताएं कि आपको क्या लगता है मन क्या होता है. एंड आई सी सम यंगस्टर्स एज वेल व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू सी. फर्स्ट रो में भी एक यंगस्टर बैठे हैं, देखो मुस्कुरा दिया उन्होंने, तो समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मन क्या होता है, आप क्या जवाब देंगे? मन मीन्स माइंड, बाय द वे. सोल है ना? सोल. सोल क्या है? हम बोलते हैं आत्मा. हिंदी में हम आत्मा बोलेंगे. नॉन फिजिकल बॉडी. तो नॉन फिजिकल बॉडी भी देख रहे हो. अभी मैं पूछूं कि कहां पे है मन. नाउ there is still a difference between what we call a soul, क्योंकि there is body करके एक समझ में आता है क्योंकि वो दिखता है. Mind at this point I will not connect with soul. So अगर मैं एक सिंपल तरीके से बोलूं, आप सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है ना? राइट? तो आप सबके स्मार्टफोन का जो बॉडी है उसे हम सारे हार्डवेयर बुलाते हैं, है कि नहीं?
और उसके अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड्रॉयड या एप्पल का iOS हो या जो भी है, इसे हम बुलाते हैं सॉफ्टवेयर। यस और नो? तो उसी तरह अगर ये जो मेरा बॉडी है, ये बॉडी अगर हार्डवेयर है, तो मन क्या हुआ? सॉफ्टवेयर। यहां से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है, कि हमारा मन जो है ये हुआ सॉफ्टवेयर। अभी उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसे आप बोलेंगे सोल। तो यहां पे हम उधर तक नहीं जाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं जाएंगे, बट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप लोगों से आगे का भी एक सवाल पूछ लेता हूं। व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ? हमारा बॉडी किन चीजों से बनता है? अगर ये पूछूं तो क्या जवाब आएगा? अरे अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, ज्यादा पूछता नहीं हूँ, शायद सब अभी थोड़े सुनने के मूड में है, तो मैं जस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ। आवर बॉडी इज यूजली, बायोलॉजी के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे बॉडी मेड ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, है ना, हमारा स्किन, बोन्स, ब्लड, ये सारी चीजों से हमारा बॉडी बनता है, राइट? तो मैं जब बोलूं मेरा बॉडी यानी मेरा फिजिकल हेल्थ खराब है, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कि ये जो टिश्यू, स्किन, ब्लड, बोन्स, ऑर्गन्स, इनमें से कहीं में दर्द है। यस और नो? अगर इनमें से कहीं पे मैंने दर्द ऑब्जर्व किया तो मैं बोलूंगा कि मेरा फिजिकल हेल्थ खराब है। सिमिलरली अगर मेंटल हेल्थ खराब है समझना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि माइंड किससे बनता है, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये किस चीज से बनता है? कोई जवाब दे पाएगा? व्हाट इज आवर माइंड मेड ऑफ? Our thoughts. थॉट्स, एग्जैक्टली। हमारे विचार जो हैं, इनसे बनता है हमारा मन। तो मन कैसे, अगर मैं अब अभी बोलूं कि तो मानसिक स्वास्थ्य खराब है करके बताना है, तो प्रॉब्लम कहां पे आया? हमारे विचारों में, राइट? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। बट ये विचारों का प्रॉब्लम दिखता कैसे है? विल ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन राइट नाउ, बिकॉज दिस इज वेयर द कंफ्यूजन हैपेंस। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन कि ये विचारों में ये जो प्रॉब्लम है दिखता कैसा है। सो हाउ मेनी ऑफ यू एवर हैड एन एक्सीडेंट? आप में से किसी को कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? कोई हाँ देखो, वो हमारे यंग यंग इंसान ही हैं जिनको एक्सीडेंट हुआ है। बाकी जो थोड़े से और ओल्डर हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन जिनका एक्सीडेंट हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज देखो आप लोगों को पता है कि एक्सीडेंट होता क्या है, बाकियों को वो सरप्राइज है ना कि पता नहीं है होता क्या है। सो मेरी भी एक एक्सीडेंट हुई थी। आई हैड अ बाइक एक्सीडेंट एंड डोंट जज मी, मैं कुछ रफ रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था। बट जब ये बाइक एक्सीडेंट हुई, मुझे कुछ 1 महीना लग गया टू गेट बेटर, माई बॉडी टू हील। मैं कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी, बट काफी मार लगा था वो, और उसे मुझे हील होने में कुछ 1 महीना लग गया। बट गेस व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट 1 मंथ? जब मैं अपनी बाइक की चाबी फिर से पकड़ने गया, कुछ तो हुआ। कोई बता पाएगा क्या हुआ? PTSD. है, चलो पीटीएसडी, ये सब बड़े बड़े टर्म्स आ गए हैं ना, ये तो बट एक सिंपल इसमें अगर मैं बोलूं क्या हुआ होगा, तो आप लोग बोलेंगे सचिन डर लगा ना तुम्हें, तुम चाबी पकड़ने गए, तुम्हें डर लगा। बट ये क्या है, हम हिंदी में बोलते हैं तुम डर बैठ गया है सचिन। है ना, हमारे भाषा में ही थोड़ी सी साइकोलॉजी छुपी हुई है। देखो क्या है, डर बैठ जाना। ये सिंपल वे में समझाता हूं। क्या होता है, जैसे ही एक वारदात के बाद मैं फिर से वो चाबी पकड़ने गया, सडनली एक विचार आया मेरे में। क्या विचार आया? फिर से गिर गया तो, है कि नहीं? बट ये विचार वहां पे रुका नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये फिर से गिर गया तो यहां पे रुका नहीं। क्या है, ये विचार के बाद आया एक सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफी जो बोलते हैं। कैसे? फिर से गिर गया तो, फिर कोई ट्रक आके मेरे ऊपर से चला गया तो, फिर मर गया तो, राइट? सीधे मरने तक पहुंच गए, फोटो पे हार चढ़ गई। बट देखो वारदात क्या है, हमने चाबी को हाथ भी नहीं लगाया है और मन में हम मर भी गए। डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये एक एरर हुआ कि नहीं हुआ आपके सॉफ्टवेयर में? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू ऑब्जर्व। ये जो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एक सदमे का, या फिर इन इंग्लिश वी व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्रॉमा,
जो पीटीएसडी करके अभी जो टर्म यूज किया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करके बोलते हैं। इसमें मैं समझने क्या है कि मैं जार्गन में ज्यादा नहीं जाना चाहता, आई वांट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बट आई होप यू आर एबल टू सी। सेम वे आप में से कई लोगों ने ऐसे लोग आपके आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे जो लिफ्ट में नहीं जाते, एलिवेटर में नहीं जाते, देखा है आपने, है कि नहीं? क्या होता है, जैसे लिफ्ट का बटन दबाना हो एक विचार आ जाता है, कौन सा? फिर से फंस गया तो फिर से फंस गया तो, किसी ने नहीं निकाला तो, कहीं दम घुट गया तो, फिर से देखो क्या हो गया, फिर से फोटो पे हार चढ़ गया। और क्या है, हमने अभी तक बटन भी नहीं दबाया। नाउ टेल मी, जो जिनके अंदर ये हो रहा है, क्या आप उन्हें पागल कहेंगे? नहीं ना? बट गेस व्हाट, दिस इज अ मेंटल हेल्थ इशू। इसी को हम एक सिंपल एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं, बट क्या है ना, उसके बाद अगर मैंने कभी मेरी बाइक से मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, इफ आई नेवर हैव टू यूज बाइक एवर अगेन, या फिर मुझे कभी कोई एलिवेटर में जाने की जरूरत ना पड़े, तो क्या मैं इसे अपने लाइफ की एक प्रॉब्लम में काउंट करूंगा? नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे बाइक की जरूरत नहीं होगी, तो फिर मैं बाइक पे जाने के लिए नहीं जाऊंगा। बाइक पे जाना नहीं है तो बाइक का डर नहीं है, और बाइक का डर नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा इशू नहीं है। बट नाउ इमेजिन, ये ऐसा ही प्रॉब्लम जैसे आपके अंदर डर बैठ सकता है, आई विल आस्क यू इन अ डिफरेंट वे, क्या गुस्सा बैठ सकता है? क्या मायूसी बैठ सकती है? क्या होपलेसनेस, निराशा बैठ सकती है? यस, यस, राइट। एंड दीज आर इश्यूज दैट वी विल कॉल मेंटल हेल्थ इश्यूज। और यहां पे उनको एक लेबल लगाने के बजाय मदद की ऑफर देनी चाहिए। आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल, आप लोगों से ही चेक कर लेता हूं। अभी हमने अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करके मन को समझने की कोशिश की है, कैन समवन टेल मी, ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे अंदर कब आता है? आफ्टर वी आर 20, आफ्टर वी आर 10, कभी कभी आता है ये सॉफ्टवेयर हमारे मन में? आई हाँ जी। थिंक जब हम छोटे होते हैं और बोलना सीखते हैं, जिस तरह से बड़े होते जाते हैं, तब से ये हमारे इन्वायरमेंट से, हाँ, हमारे ये देखो पेरेंट्स से। आपने थोड़ा सा डिले कर दिया सर। आपने जब मोबाइल फोन खरीदा था, यस सर। सॉफ्टवेयर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ा कि पेटी पैक ही आ गया था, सॉफ्टवेयर भी था? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ, सॉफ्टवेयर आ गया था ना उसी के जी साथ। सर। एग्जैक्टली द सेम वे, आपके अंदर का सॉफ्टवेयर भी जब आप पैदा होते हो ना, साथ में आता है। जी अगर विश्वास ना हो, एक सिंपल सा चीज चेक करता हूं। आप कोई एक न्यूबॉर्न बेबी के सामने जरा बू करके देखना, मतलब असली में मत करना, इट्स नॉट वेरी नाइस। बट अगर आपने कभी बू किया है, तो बच्चा क्या करता है? ऐसा हिल जाता है, देखो, एक डर जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो काम भी कर रहा है। बट ये क्या है, सिर्फ फीलिंग्स बेस्ड है। यहां पे अभी तक उसके अंदर कोडिंग जो है, जो थॉट्स बेस्ड है, जो लैंग्वेज है, ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सॉफ्टवेयर पे असर नहीं हो रहा। क्या होता है, मेरे जो ये डिफिकल्ट थॉट्स है, हर थॉट के साथ एक फीलिंग भी अटैच्ड है ना? जैसे फिर से गिर गया तो, फिर से फंस गया तो के साथ एक डर वाला फीलिंग अटैच्ड है। वैसे ही अगर मेरा ये हो फीलिंग, ये थॉट अटका हो, फिर से मेरा किसी ने फायदा उठा दिया तो शायद गुस्सा बैठ जाए, है ना? नाउ आई वांट अस टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इवन फ्रॉम प्रेगनेंसी, जब भी लेबर होता है ना, तभी से हम पे असर कर सकता है। इनफैक्ट इवन बिफोर दैट, जो माँ का स्वास्थ्य है, ये भी वो बच्चे के स्वास्थ्य पर इंपैक्ट करता है, नॉट जस्ट बॉडी, इवन देयर माइंड। एक टफ प्रेगनेंसी होगी जहां पे बच्चे को काफी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू पैदा होना हुआ है, इसमें भी बच्चे के सॉफ्टवेयर पे असर पड़ता है। दीज में बी सम इंफॉर्मेशन आपने से कईयों को शायद पता ना हो, बट दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बट मैं बचपन में, चलो थोड़ा सा और बड़ा हो गया था, तभी का एक मैं अपना वारदात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और मुझे आप बताना कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। मैं जब 5 साल का था, तब मेरे नाना जी गुजर गए। माई ग्रैंडफादर, माई मदर्स फादर, ही पास्ड अवे। बट क्या था, ये जो मेरे नाना जी है ना, ये मेरे सबसे फेवरेट ह्यूमन बीइंग थे। मैं अपने डैड मॉम से ज्यादा प्यार करता था। मुझे कंधे पे बिठा के मार्केट लेके जाते थे, ऐसा जमाना था। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। बट जब ये मेरे नाना जी गुजर गए,
तब क्या मुझे, जब 5 साल का बच्चा है, क्या उसे मरना क्या है पता है क्या? नहीं पता है ना? तो मैंने अपनी मां से पूछा, मां नाना जी कहां गए? नाना जी नहीं दिख रहे, नाना जी कहां गए? तो मां ने जवाब क्या दिया, बेटा नाना जी अच्छे जगह गए हैं, हेवन में गए हैं। और मैंने पूछा हेवन में गए, अच्छी जगह गए, अरे वहां क्या कर रहे हैं मां? तो माँ ने जवाब दिया, एक बच्चे की क्यूरियोसिटी है ये, तो माँ को जवाब देना पड़ता है। तो माँ ने जो उसे समझा सकती हैं उस बेसिस पे एक आंसर दिया, बेटा वो तू परेशान मत हो, वहां पे वो खुश हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैंने ये सुना, मुझे तो अजीब लगा, दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं? और अगर दूसरे बच्चों के साथ खेलने गए हैं, मुझे क्यों नहीं लेके गए? मुझे क्यों छोड़ के गए? मुझे अकेला छोड़ दिया वहां पे, मुझे क्यों नहीं लेके गए माँ? तो माँ ने कह दिया एक सिंपल सा आंसर, उन्होंने भी सोचा इसमें चलो फायदा होगा मेरा कुछ, उन्होंने कह दिया तू बदमाशी करता है ना, इसीलिए गए हैं। है कि नहीं? ये आंसर हम दे सकते हैं कि नहीं? अपने बच्चों को देते हैं, हमें उनको मैनिपुलेट करने को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना, इसी बहाने हमारा काम निकल जाएगा। तो माँ ने तो बहुत ही ओपनली ऐसे ही बोल दिया कि देखो तुम बदमाशी करते हो ना, इसलिए गए हैं, तुम बिकम अ गुड बॉय, वो वापस आ जाएंगे। नाउ टेल मी, क्या इंपैक्ट हुआ यहां पे? अगर एक इंसान का सबसे फेवरेट इंसान उससे अगर छिन जाए, उसे बोले बिना, जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बोलते हैं, बट उसे बोले बिना चला जाए, और उस मुझे मैसेज ये मिला है कि वो मुझे इसीलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि मैंने कुछ तो ऐसा कर दिया जिससे उन्हें बुरा लगा, मैं गुड बॉय नहीं हूं ना, इसलिए वो छोड़ के गए। तो जरा सोचना, उसके बाद एक 5 साल के बच्चे को क्या बदमाशी क्या है पता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बैड एंड गुड। ये सारे चीज हमें ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट हैं और वो हम उन्हें सिखाते हैं। मैं 5 साल की उम्र में मैं समझ गया, मैंने हर दिन कोशिश की कि आज मैं और गुड बॉय बनूंगा ताकि शायद नाना जी वापस आ जाए। ऐसा मैं रोज कोशिश करता गया। नाना जी आए क्या वापस? नाना जी तो नहीं आए, बट एक थॉट फंस गया। कौन सा थॉट फंस गया होगा यहां पे? मेरे यहां पे थॉट फंसा, फिर से छोड़ दिया तो फिर से छोड़ दिया तो। अभी जरा सोचना, इस वारदात के बाद मैं बड़ा हो गया, क्या मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा? क्या है, किसी के तरफ मुझे अट्रैक्शन फील होता है, बट उसके करीब जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन फील होने लगे, थोड़ा सा प्यार फील होने लगे, अचानक एक विचार आ जाता है, फिर से छोड़ गई तो? तू तो गुड बॉय नहीं है, तू तो बैड बॉय है, तू तो कुछ ऐसा कर देगा कि इसे ऐसा बुरा फील कराएगा कि तुझे छोड़ के चली जाएगी। शादी हो गई, 2 घंटे के लिए बीवी शॉपिंग के लिए चली जाए तो अंदर क्या लगता है, ये दूसरे बच्चों के साथ खेलने गई है क्या? अभी जरा बताना मुझे, क्या मेरी बीवी बुरी है? क्या मैं बुरा हूं? कि ये कमबख्त नाना जी का भूत है जो मेरे अंदर मुझे परेशान किए जा रहा है? क्या लगता है, क्या बोलेंगे? आपका जवाब क्या होगा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऐसा एक भूत फंस गया है जो नाना जी का है। मैं बड़ा हो गया, 40 साल का हो गया हूं, मुझे पता है कि नाना जी मुझसे रूठ के नहीं गए, नाना जी गुजर गए थे, ठीक है ना? ये मैं कॉन्शियसली समझ पाया हूं, बट ये जो सदमा, ये जो घाव मेरे अंदर फंस गया था ना, ये जो विचार और भावना मेरे अंदर जो ये कश्मकश डाली है, ये जो फंस गई थी, ये आजीवन रह गई। जब तक मैं इसे समझ के इसे ठीक ना करूं, अपने अंदर के घाव से हील ना हो जाओ, ये घाव का जो इम्पैक्ट है मुझे अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में दिखाई देगा। अगर मैं मेरे काम पे जाऊं तो बॉस, मुझे ऐसा हमेशा डर रहता है कि बॉस मेरे बजाय मेरे जूनियर या बाजू वाले को प्रमोट कर देगा क्योंकि मैं तो बुरा हूं। एक कांस्टेंट, एक हम बोलते हैं इनसिक्योरिटी, ये इंडियन मेन और पाकिस्तानी मेन है, ये तो है टिपिकली इनसिक्योर। हमें एक लेबल लगाने में कोई 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लग जाता, बट ये नहीं सोचते कि भाई ये कौन सा भूत है जो इसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है।
अगर इस लेवल का कॉन्वर्सेशन अगर हम कर पाए तो शायद हम देखेंगे कि हमारे जो इंसान है हमारे आसपास में, ये भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये जानबूझ के बुरे नहीं हो रहे, जानबूझ के इनसिक्योर या अपने आसपास के लोगों को परेशान करने नहीं देख रहे। तो दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ मेंटल हेल्थ इश्यू। नाउ टेल मी, ये अगर प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है, क्या आप में से कितने मुझे पागल कहेंगे? हूं क्या मैं पागल? नहीं ना। बट डू आई नीड हेल्प? व्हाट डू यू थिंक? क्या मुझे मदद की जरूरत होगी? मेरे रिलेशनशिप, मेरे परिवार को अगर खुश रखना है, इफ आई वांट टू ग्रो विद देम, इफ आई वांट देम टू ग्रो विद मी, आई नीड हेल्प। ऐसे ही कुछ भूत मेरी बीवी में भी होंगे जिसके लिए शायद उसे भी मदद की जरूरत होगी। बट ये भूत, ये मॉडर्न डे का जो भूत है, हम जो समझ रहे हैं, इन्हें कोई बाबा बंगाली या कोई ऐसे झाड़ू मारने वालों की जरूरत नहीं, हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो ये बातों को ठीक से समझते हैं। हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, ये हैं आधुनिक जीवन के इस जमाने के भूत भगाने वाले लोग। और इनके बारे में अगर हम समझें थोड़ा, what we understand, there is something known as psychologist, psychiatrist, है ना? बट हम हिंदी उर्दू में क्या बुलाते हैं इन्हें? पागलों का डॉक्टर हाँ या ना? पागलों का डॉक्टर बुलाते हैं। और इनफैक्ट अगर कोई हमारे सिर्फ दोस्त होंगे ना हमारे साथ में, हम इन्हें पागलों का डॉक्टर भी नहीं बुलाते, हम इन्हें बुलाते हैं सबसे बड़ा पागल हाँ या ना? ये पागलों के साथ डील करता है तो सबसे बड़ा पागल होगा। बट आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं। पापा का जब भी हार्ट का इश्यू हो रहा था, आप में से कईयों को, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है ना हार्ट इश्यूज, मेरे पापा को भी हुआ है। तो हार्ट इश्यू जब हुआ था तब आपने उनको किन के पास लेके गए? कौन से डॉक्टर थे जिनके पास लेके गए आप? कार्डियोलॉजिस्ट। यस, कार्डियोलॉजिस्ट को आप बुलाएंगे दिल का डॉक्टर, हाँ या ना? दिल का डॉक्टर है तो क्या सबसे बड़ा दीवाना हुआ? या सबसे बड़ा आशिक है क्या वो? नहीं, हम उसे ये तो नहीं बुलाएंगे, है ना? अगर कोई गायनाकोलॉजिस्ट हो, लेडीज डॉक्टर बुलाते हैं हम, क्या वो सबसे बड़ा परवर्ट है? नहीं। क्यों? आप बोलेंगे कि सचिन नहीं, उन्होंने तो पढ़ाई की है। अरे हाँ, सही बोल रहे हो, उन्होंने तो पढ़ाई की है। बट आपके साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया फिर? साइकेट्रिस्ट ने भी 4 साल का एमबीबीएस किया है, फिर उसके बाद 4 साल और उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ाई की है मस्तिष्क पर, मन पर। बट हम उन्हें उनका फेयर एडवांटेज नहीं देते, हम उन्हें सबसे बड़ा पागल बुला लेते हैं। और ये आता है हमारे मीडिया के थ्रू। जब हम कोई मूवी में देखते हैं जहां पे एक पागलों का डॉक्टर है, पागल भी ऐसे 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 बिहेव कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई सर पे लगा रहा है, कुछ भी दिखा देंगे। और उनके बीच में एक डॉक्टर एक वाइट कोट में होगा जो उनसे बदतर बिहेव कर रहा है। ये है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर ये होगा तो मुझे डर लगा रहेगा ना कि यार मैं अगर डॉक्टर के पास चला गया, कहीं पकड़ के करंट लगा देगा सर पे अगर हम इस खौफ में रहेंगे तो क्या हम मदद ले पाएंगे? नहीं। इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सिंपल चीज जो है, किसी को भूलने की बीमारी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बोलते हैं सर पे मार दो है ना? सर पे मार दो, वापस से ठीक हो जाएगा। ये है मीडिया की देन। बट एक्चुअली में अगर हम देखें, सर पे जोर से मार लगना यानी आपके सीपीयू पे मार लगना बहुत हानिकारक होता है। इनफैक्ट हम इसे बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई। एंड इनफैक्ट हमने ये देखा है, अगर कोई भी इंसान को मस्तिष्क पे जोर से मार लगे, उसका फ्यूचर में जाके आत्महत्या के ख्याल आना ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लाइकली है देन कंपेयर टू द रेगुलर पॉपुलेशन। इतना चांसेस हाई है कि उनके मन में कभी ना कभी आत्महत्या के ख्याल आएंगे। बट दिस इज अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट कि ये उनकी बुजदिली, लाचारी, कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा है, ये उनका ही जो सिस्टम है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, उस वजह से ऐसे थॉट्स आते हैं। आई होप मैंने माइंड का एक छोटे तरीके से एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, देन प्लीज डू।
हैव अ क्वेश्चन। Yes. इंडिया में इतने सारे बाबा टाइप लोग हैं जो नॉर्मल इवेंट्स में दिखाई देते हैं कि वो यहाँ से ही फू करके मतलब लोगों को एकदम से ठीक कर देते हैं, लाइक वी ऑल एकदम नो से कि ठीक वो कर देते फेक है, बट स्टिल इतने उनके उनके इवेंट में इतने सारे लोग होते हैं कि दैट्स अनबिलीवेबल। जिस आप कैसे जी, देखते हैं उसको? एंड दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल पैराडाइम वी आर लिविंग इन ना, कि हमारे यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी को मदद लेने जाना यानी गुप्त रोग के लिए जाना जैसा हो जाता है कि नहीं? हम गुप्त रोग बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसे कुछ हो तो कैसे लोग छुप छुपा के जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ उसी तरीके से है। क्योंकि मेंटल हेल्थ माने पागल है इंसान यानी उस इंसान का कोई यूज नहीं है। इतना बड़ा लेबल तोहमत लग जाए, इससे बेटर है कि इसमें कोई भूत है जो बाबा भगा दे, ये बोलना इजी हो जाता है। बट लेट मी शो यू व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। इसमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल रहा। व्हाट इज हैपनिंग, अ सिंपल इश्यू लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आप लोगों ने सुना है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा प्रतिशत महिलाओं में देखी जाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट प्रेगनेंसी उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें एक डिप्रेसिव फेज से गुजरना पड़ता है। और ये डिप्रेसिव फेज का सिम्टम कैसे दिखता है कि माँ अपने बच्चे को भी नहीं छूना चाहती, बच्चे से दूर जाना चाहती है, बच्चे को नहीं छूना चाहती, बात बात पे चिड़चिड़ कर सकती है, बिस्तर से नहीं उठना चाहती, कुछ काम में उसकी दिलचस्पी नहीं है, कुछ नहीं उठ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है। और कोई औरत को हम ऐसा करते हुए देखते हैं, अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहती, ऐसे कैसे कर सकती है? तो हम क्या सोचते हैं, इसमें भूत आया है। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते, डिप्रेशन करके एक चीज है वो समझ नहीं पाते, इस वजह से हम उसे बाबा बंगाली या ये वो कहीं पे लेके जाते हैं, उसे झाड़ू खिलवा देते हैं बट उसे मदद नहीं दिलाते। इसके बाद होता क्या है, देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन दिस लीड्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैन इवन लीड ऑन टू पोस्टपार्टम साइकोसिस। साइकोसिस के केसेस में हम ये भी देख लेते हैं कभी कभी माँ अपने बच्चे को मार दें और खुदकुशी कर ले। बट इसके वारदात में भी हम कोई सिंपैथी, हमदर्दी के साथ नहीं देख पाते कि ये हो क्या रहा था, वारदात क्या हुआ है, उसे कहाँ पे मदद पहुंचा सकते थे, हम ये नहीं देखते। बट दिस इज द चेंज वी नीड टू सी, बिकॉज मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना स्टिग्मा है, इस वजह से बाबाओं का जो कारोबार है वो ज्यादा चल रहा है। इनफैक्ट मैं जब भी इंडिया में भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से बात करता हूं, उनको यही बोलता हूं, आप लोगों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ये बाबा लोग हैं है ना? तो हमें उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद क्लाइंट्स। एंड इसमें बहुत जगहों पर जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, यहाँ पे एक बेसिक चीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ये समझ नहीं आता कि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके करना क्या है। उनको भी लगता है कि एक मानसिक जो मनोरोग चिकित्सक है या मनोवैज्ञानिक है, इनके पास जाएंगे आप तो आपको एडवाइस मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। काउंसलिंग का मतलब है एडवाइस देना। अरे भाई साहब, वो काउंसलर, उसके खुद की घर में दाल नहीं निकल रही उसके खुद के रिलेशनशिप इश्यूज है, वो आपको रिलेशनशिप पे क्या एडवाइस देगा, है ना? बट इफ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ काउंसलर इज अ बिट डिफरेंट। काउंसलिंग का मतलब क्या है? उसका मतलब एडवाइस देना, सोल्यूशन देना बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आपका काउंसलर आपको, अगर आप बोल रहे हो कि मेरी बीवी के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, और उसका रिएक्शन इस पे ये है, देखो भाई सबकी बीवियां ऐसी ही होती है अगर ऐसे टाइप का रिएक्शन में बात करने वाला इंसान है तो उसमें और एक बाबा में कोई फर्क नहीं है। This person is not a counselor. It's not a professional counselor. A professional counselor will never give advice or solution. But इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था मेरे नाना जी के भूत का। ये काउंसलर के पास, जब एक साइकोलॉजिस्ट एक काउंसलर के पास जाते हो, उसका काम ये है कि आपको सुने, आपको कंफर्टेबल फील कराएं कि आप अपने अंदर के इन भूतों तक पहुंच पाए। ये कौन से चीजें हैं, जो दर्द है जो आपके अंदर फंसी हुई है, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि 40 साल, मेरा तो 35 साल हो गया ना नाना जी गुजर के, बट आज मेरी जो बीवी से झगड़े हो रहे हैं, वो नाना जी वो टाइम पे जो ट्रॉमा हुआ था उस वजह से है करके मुझे पता है क्या? नहीं पता है। बट जब मैं एक काउंसलर के साथ बात करता हूं, अपने दर्द अपने अंदर जब भी झांकता हूं, उसकी मदद से आई एम एबल टू रीच दीज डिफिकल्ट प्लेसेस inside myself.
एंड देन द जर्नी ऑफ हीलिंग स्टार्ट्स। वहां पे काउंसलर के थ्रू उन्होंने एक बार आपका गोल, आपका प्रॉब्लम का सार समझा है, देन दे आर एबल टू ऑफर यू मे बी मोडालिटी लाइक सीबीटी बोल लो, आरईबीटी बोल लो, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हैं। एक बार आपके क्रक्स तक पहुंचते हैं तभी जाके वो ऐसे मोडालिटीज आपको रेकमेंड करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ पे भी वो कहीं आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप पे कोई थेरेपी मोडालिटी थोप नहीं सकता। आप ही हो द होल टाइम इन कंट्रोल। And once this is started, then along with the counselor, you are able to ये अगर फिजियोथेरेपिस्ट हुआ है ना, एक बॉडी के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं कि एक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, ऑलमोस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट जैसा काम है। इट इज नॉट अबाउट गिविंग मेडिकेशन, इट इज अबाउट हेल्पिंग योर माइंड थ्रू टॉक, हेल्पिंग योर माइंड रिकवर एंड हील फ्रॉम पास्ट ट्रॉमास। ये है इनका काम, इनमें उपदेश और एडवाइस नहीं होता है। सिमिलरली एक साइकेट्रिस्ट का काम है, वो डॉक्टर है, सिर्फ ये हैं जो आपको दवाई लिख के दे सकते हैं, और कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको दवाई नहीं दे सकता। सो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट का ये बेसिक डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बीच में एक आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी थोड़ी सी और पढ़ाई की है। इनका काम होता है आपके डायग्नोसिस में आपको हेल्प कर सकते हैं। ये थेरेपी से भी ज्यादा आपको कोई डिसऑर्डर अगर हुआ है तो वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड दे आर एबल टू डायग्नोज दिस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। एनी क्वेश्चंस फर्दर? जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की आपने। ये सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा माइक नीचे पकड़ें, और शायद माइक का पार्ट ऊपर है। ओके अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि मुझे जो है ना फियर ऑफ फ्लाइंग एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो फ्लाइट बम्पी हो गई, तो उसके बाद से जब भी एयर ट्रैवल करता हूँ तो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जी। तो उसके लिए बहुत से मुल्कों में तो बाकायदा काउंसलिंग होती है जी। तो शॉर्ट ऑफ दैट क्या वीडियोस देखें आप तो वो कुछ बेहतर हो जाता है? दूसरा ओसीडी जो है उसके जो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट है मसलन वो 90% 95% क्योर हो गया, तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अपने आप को ऑटो सजेशन करें कि जी आई एम ओके, क्या करें? कोई वीडियोस देखें? देखो मैं सिंपल ये वीडियोस देख के कोई हील नहीं होता। ये मुझे इनफैक्ट मैं थोड़ा सा रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जर्नी में ना जाएं, क्योंकि बहुत बार हम गूगल करके, यही होता है हमारे अंदर के जो डर को और भी गूगल आगे बढ़ावा दे देता है। तो मैं एक सिंपल फीवर के साथ चला जाऊंगा, गूगल में मुझे कैंसर से लेके बाकी सारी बीमारियां बता देगा, है ना। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, देखो आपको एक प्रोफेशनल के पास ही जाके ये कॉन्वर्सेशंस करने हैं, खुद से ना करें। अगर आपको लग रहा है एक डिसऑर्डर है, यहाँ पे एक सिंपल आपने एग्जांपल दिया फियर ऑफ फ्लाइंग है। नाउ फियर ऑफ फ्लाइंग अगर डिसऑर्डर के थ्रू आ रहा है देन यू विल नीड अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। बट अगर ये एक सिंपल फियर ऑफ फ्लाइंग ही है जिससे आपको रिकवर करना है, तो मे बी एक लाइफ कोच भी शायद आपको हेल्प कर सकता है इस मामले में, ठीक है ना। सो वेर इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक। वो आपको ये जो आपने थॉट्स के बारे में बताया है, जो रिकमेंडेड थॉट्स हैं, ये सारे चीज में वो आपको हेल्प भी कर सकता है। तो लाइफ कोच ऑलमोस्ट एक जिम ट्रेनर जैसा काम करता है आपके साथ, कि यहाँ पे मेरे माइंड के मसल में थोड़ा सा दिक्कत है, वो आपको हेल्प करता है इसमें से निकलने में। बट कोई डिसऑर्डर लेवल पे इशू हो तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में ही इट मेक्स सेंस। नाउ वीडियो ओसीडी रेकरेंस हो सकता है। देखो आई एम पर्सनली नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट बेसिक जो हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, रिकरेंस होएगा ही जब तक आपके पास कोपिंग स्किल्स आपने डेवलप नहीं किए हैं, राइट। एसेंशली हम क्या देखते हैं, बहुत बार डिसऑर्डर्स क्यों होता है कि हमने जब वारदात में जब हमने कोई एक चैलेंज मिला है, हमें बचपन में हमारे पास कम रिसोर्सेज होते हैं उससे डील करने में, राइट। तो कभी कभी हम डिस्ट्रैक्शन एज अ मेथड ले लेंगे, या सप्रेशन एज अ मेथड ले लेंगे, या फिर कभी दारू पकड़ लिया, ड्रग्स पकड़ लिया, यू नो डिफरेंट वेज टू काइंड ऑफ गेट आवर माइंड अवे फ्रॉम द पेन वी आर एक्सपीरियंसिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज ओवर टाइम ये जो भी हमने कोपिंग मेथड स्टार्ट किया है ये हम पे हावी होने लगता है। मेंटल हेल्थ इशू तो अलग ही है, बट अगर हमारा कोपिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है तो इनएडवर्टेंटली, लाइक व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आपने सुना है कि डिप्रेशन कंटेजियस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज टू सम डिग्री कंटेजियस है, ऐसा सुना होगा, है ना। बट ये कंटेजियस इज नॉट इन द इन्फेक्शियस टाइप। जैसे कोरोना की बीमारी जैसे कंटेजियस थी, ये वैसा वाला कंटेजन नहीं है। ये कंटेजियस कैसा होता है,
कि अगर मैं एक परिवार में हूं जहां पे मेरी माँ को एक डिसऑर्डर है, मेरे पापा को एक डिसऑर्डर है, राइट, व्हाट डज दैट मीन? अगर उनमें कोई डिसऑर्डर है तो फिर उनके जो कोपिंग मेथड्स है ना, जो लाइफ के चैलेंजेस है उससे डील करने के लिए उनके पास जो मेथड है, जो रिसोर्सेस है, उसमें भी फ्लॉ होगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। और बच्चा क्या करता है? बच्चा हमें देख के सीखता है, हमारा सुन के नहीं सीखता। तो इनएडवर्टेंटली क्या हो जाता है? द चाइल्ड लर्न्स दीज कोपिंग स्किल्स, जो उसके पेरेंट्स जिनको डिसऑर्डर्स है वो सीख लेता है, और बड़े होकर जब उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए वो मेथड्स यूज करता है जो उसके पेरेंट्स पहले यूज कर रहे थे, एंड लिटरली यू ट्रेन योर सेल्फ टू गो इन टू अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एंड दिस इज वेयर दैट कंटेजियसनेस उसका आता है। सो इफेक्टिवली आप अपना ट्रीटमेंट पे तो ध्यान देना है। ओसीडी में देयर में भी फार्माकोलॉजिकल हेल्प भी लग सकता है, बट एट द सेम टाइम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके टू हेल्प यू कम अप विथ कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट आर हेल्पफुल लॉन्ग टर्म, वो आपको एसोसिएट होने में हेल्प करे, और उसका प्रैक्टिस लगेगा आपको, ताकि जिस तरीके से आपका ओल्डर, फॉर एग्जाम्पल दर्द है, दर्द में हूं, दारू पी लेता हूं, ये मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, आई नीड टू डेवलप अ कोपिंग मैकेनिज्म दैट इज ऑल्टरनेट टू इट, एंड सो स्ट्रॉन्ग कि मैं इंस्टेड ऑफ दारू के बजाय मैं इसके तरफ लेफ्ट टर्न के बजाय राइट टर्न लेने में मुझे आसानी हो। दिस इज वॉट यू विल बी एसेंशियली डूइंग, एंड द पर्सन विल नीड टू प्रैक्टिस टिल इट बिकम्स मोर नेचुरल फॉर देम टू डू। जब तक ये पूरा हीलिंग का जर्नी कंप्लीट नहीं होता है, रेकरेंस होते रहने की चांसेस हाई। Sachin, I want to talk about the factors that would lead to you having a mental health condition or even suicide. So, specifically, I want to start off with child abuse, right? जी, That isn't covered much in Pakistan नहीं, and India as well. तो हम अगर ये समझें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉजेज क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हमारे बचपन से है हमारे पास, राइट? तो सॉफ्टवेयर में एरर भी बचपन से आ सकते हैं। नाउ बचपन में जो हमारे सदमे हम गुजरते हैं, जिन सदमों से, उनको एक टर्म में हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, या एस, ऐसे करके हम रेफर करते हैं, बचपन में होने वाले सदमे। बट ये बचपन में होने वाले सदमों में कॉमन होता है अब्यूज। अब्यूज मतलब सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, एंड इमोशनल अब्यूज हो सकता है। बट द जो एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, एशिया में जब हम बड़े हुए हैं, यहाँ पे तो इट इज ऑलमोस्ट ऑब्वियस कि आपको बचपन में पड़ेगी है कि नहीं? इफ आई आस्क एवरीवन इन दिस रूम, आप में से कोई है जिसको पापा से पड़ी है? कौन कौन हाथ उठाएगा? है ना, मेजॉरिटी लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ बचपन में मार पड़ी है हमें। बट नाउ मैं आपको पूछूं, आप में से कितने हाथ उठाएंगे ये बोल के कि सचिन मुझे मार पड़ी थी ना, इसीलिए मैं सुधरा, इसीलिए मैं सुधर गया? ऐसे कौन कौन हाथ उठाएंगे अभी? देखो उठाते हैं, अभी शायद आप शर्मा रहे हो थोड़े, बट बहुत जन हैं जो हाथ उठा देंगे बोल के कि हाँ सचिन मैं सुधर गया था। यहां पे से हमें सवाल पूछना शुरू करना है। व्हाट डू आई मीन? बचपन में जब आपको मार पड़ी थी, क्या आप सुधर गए और वो चीज करना बंद कर दिया, कि पापा के सामने करना बंद कर दिया? अगर मैंने ये सवाल पूछा तो जवाब क्या होगा? हमने वो करना बंद नहीं किया, पापा के सामने करना बंद किया। इसका मतलब क्या है? हम सुधरे नहीं, हम झूठ बोलना सीखे। We learn to say a lie when I got punished physically, right? क्या है, बड़े होते होते एक टाइम पे समझ में आ गया कि ये चीज करने में मुझे फायदा नहीं हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है, तो I stop doing it. This is what we call maturity. To be able to suspend instant gratification for long term planning. इसमें हम maturity का concept देखते हैं। बट ये जो सुधरना है, हमें मार मिलके नहीं हुआ है। बट यहां पे लोग मुझे बोलते हैं, बट सचिन डिसिप्लिन कैसे करेंगे बच्चे को? है कि नहीं? एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आप अपने बच्चे को मार रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट क्या जब आप अपने बच्चे को मार रहे तब क्या आप गुस्से में थे? ये एक सवाल पूछूंगा। क्या आप गुस्से में थे जब आपने अपने बच्चे पर हाथ उठाया? क्योंकि मेरा सवाल यह है कि अगर आप गुस्से में हो, क्या आप डिसिप्लिन में हो तभी? नहीं, आप डिसिप्लिन नहीं हो तभी, है कि नहीं? अगर जो सर ने इसके पहले भी हमें ओसीडी का क्वेश्चन पूछा था, सर आप में इतना गुस्सा तो है,
कि अगर आपने फुल अपना गुस्सा दिखा दिया, सामने एक फुल ग्रोन अडल्ट भी होगा, वो डर जाएगा, वो बैठ जाएगा, हाँ या ना? इतना ऊर्जा है ना आप में भी, राइट? बट नाउ इमेजिन यही तीव्रता, यही ऊर्जा जो है, ये एनर्जी जो है गुस्से वाली, आपने 5 साल के बच्चे पे दिखा दी, उसे कौन सा लाइफ का एक्सपीरियंस है? देन दिस इज अब्यूज। इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन के नाम पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो अपने बच्चों पर, इसे डिसिप्लिन नहीं करते, इसे अब्यूज कहते हैं। हाँ, आप गुस्से के बिना उसे थोड़ा बहुत, ए बदमाश ऐसे नहीं करते, ऐसे बोल के डरा लो, छोटा सा ये कर लो, बच्चा आपका थोड़ा सा बहुत एक्टिव है, उसे बहुत एनर्जी और इसमें बर्न करने की जरूरत है, तो आई अंडरस्टैंड दिस इज चैलेंजिंग। बट अगर आप गुस्से में कर रहे हो ना, देन यू आर ओनली यूजिंग द चाइल्ड एज अ पंचिंग बैग। यू आर नॉट करेक्टिंग द चाइल्ड, यू आर नॉट डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हम में से बहुत है कि बट सचिन मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या करूं? सर, अगर आपको गुस्सा आ जाता है ना, यानी आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे के सामने गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, बट आपके बॉस के सामने हो जाता होगा शायद, है कि नहीं? बॉस के सामने गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, बच्चे के सामने नहीं हो रहा है, तो आपका जरा प्रायोरिटी पे मैं जरा क्वेश्चन करूंगा। आपके बॉस जो शायद 1 साल में 2 बार बदलते हैं, इनके तरफ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आपका बच्चा जो आपके साथ आजीवन रहने जा रहा है, इसके साथ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है? तो आंसर में नॉर्मली लोग अपने बच्चे का ही बोलते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल कहां पे ज्यादा होना चाहिए, बॉस के साथ कि बच्चे के साथ? ये सवाल पूछूं तो शायद आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एंड फिर भी अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शायद आप ये बता रहे हो कि सचिन, शायद मुझ में गुस्सा बैठ गया है, और अगर गुस्सा बैठ गया है तो शायद आपको भी मदद की जरूरत है, और ये मदद आपको आपका बच्चा नहीं करेगा, शायद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बेटर कर पाएगा, है ना? तो अब्यूज को हमने इस तरीके से समझना है। डिसिप्लिन के नाम पे हमें क्या है, बचपन में माँ ने हमें बता दिया था कि पापा जो आपको मार रहे हैं ना, ये उनका प्यार है। ये एक दूसरा ऑटो थॉट उन्होंने फंसा दिया है हमने, बट एक्चुअली ये प्यार नहीं, ये उनकी मजबूरी है, उनकी लाचारी है जो आप पे गुस्सा दिखा दिए। इसमें आपकी गलती नहीं है। सो अब्यूज कैन बी ऑफ फिजिकल नेचर एंड इमोशनल नेचर। बहुत बार हमने ये भी देखा है, मैं गुस्सा आ जाता है मुझे बच्चे पे, तो मैं 3 दिन तक बच्चे से बात करना बंद कर देता हूं। अरे, क्या लगता है इसका बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? वो एक बच्चा जिसका वजूद ही है कि मेरे माँ बाप ही हैं, मेरा सब कुछ, मेरा अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे माँ बाप हैं, और अगर वो रूठ गए मुझसे, 3 दिन बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए लेसन टू लर्न नहीं, ये वेंजेंस है, ये बदला निकालना बोलते हैं इसे। इसका असर जरा सोचिए, वो बच्चा क्या सीख रहा है फिर आपसे, वो आगे जाके दूसरों के साथ कैसा बिहेव करेगा, उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, सोचो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा फिर। क्या वो उसे क्लियर करने देखेगा कि और उससे बदला निकालेगा? right? So these are the little things that we are not understanding about ourselves. So mental health isn't that complicated. थोड़ी common sense से हमने अगर behave कर लिया ना, आधा चीज set हो जाए, but हम कर नहीं रहे हैं। So emotional abuse, I also hope you are able to see. There is physical abuse, there is sexual abuse. Almost 60% of children get sexually abused as well. This is something nobody talks about. और ये आंकड़ा कुछ 1-2 साल का नहीं, पिछले 50 साल से पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड यही रहा है। बच्चों का सोसाइटी में सबसे वो वल्नरेबल पार्ट हैं सोसाइटी के, और उनका शोषण होता है। बट बचपन में बहुत बार कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें लगता है लड़कियों का ज्यादा शोषण होता है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू नहीं है। बचपन, मैंने देयर इज नो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, सॉरी अबाउट दैट, बट बचपन में हम देखते हैं ज्यादा लड़कों का अब्यूज होता है। क्यों? बच्चियों को हम घर में रख देते हैं, बट लड़कों को खुले सांड जैसा छोड़ देते हैं, right? So there are predators, there are people who end up abusing them, and unfortunately many a time the child does not even know what is happening with them is abuse. It can become part of their trusted game, and unfortunately because of that it creates a trauma cycle कि आप वो बच्चे पे जो अब्यूज हुआ है वही अब्यूज बच्चा दूसरे बच्चों के साथ भी करने लग जाता है।
बट हम इसे बुलिंग बोल देंगे और बच्चे को और पनिश कर देंगे, उसको मदद नहीं पहुंचा रहे, राइट? ये बुलिंग करके एक बहुत बड़ा फिनोमिनन हो गया है, बट वी फेल टू सी दैट दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ पेन। कोई बच्चा खुद के मन से किसी और चीज को दर्द क्यों पहुंचाने देखेगा? हम इस पे क्यों नहीं सोचते? एक बच्चा अपने आप में ईविल कैसे हो सकता है, राइट? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स दैट दे आर गोइंग थ्रू इन देयर सोसाइटी, इन देयर एनवायरनमेंट? सो बचपन से होने वाले ये हादसों का हम पर एक आजीवन असर पड़ता है। Similarly, if they are, I hope that addresses the abuse part, Sania. Any questions anyone has? Maybe we can even talk about it a bit more if anyone wants to. We can talk about other environmental factors that lead to. Sure. Now, other environmental factors में देखना, अगर मैं जिस फैमिली में हूँ, फैमिली का एक स्टेट देखना। मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ, उस घर में माँ बाप एक दूसरे से प्यार से बिहेव करते हैं, बच्चों के सामने झगड़ते नहीं हैं, इनफैक्ट प्यार देते हैं, एक दूसरे को भी प्यार देते हैं, टच देते हैं, बच्चे को भी प्यार और टच देते हैं। इस माहौल में बच्चा किस तरह बढ़ेगा? या फिर कंसिडर द ऑपोजिट, वेयर यहां रोज झगड़े होते हैं, जिस घर में बर्तनें गिरती हैं, हाथापाई भी हो जाती है और उसके थोड़ी छींटें बच्चे पर भी गिरती है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा उस पर? 100%। 100%। नाउ बहुत इसके पहले हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे बोल दिया था, सचिन शायद एक बार उनकी लैंग्वेज डेवलप हो जाए ना, शायद मेंटल हेल्थ उसके बाद से आता है। यही प्रॉब्लम है। हमें बहुत बार लगता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उन्हें थोड़ी ना समझ में आया कि मैंने अपनी बीवी को गाली दी है कि प्यार से बात की है, तो हमें लगता है उसे समझ में नहीं आता है लैंग्वेज, तो हम कुछ भी कर देते हैं बच्चे के सामने, बिकॉज वी थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड और प्रोसेस। बट इवन दो एक बच्चे को लैंग्वेज नहीं समझ में आए, बट उसे इमोशंस और इमोशनल इंटेंसिटी का असर उस पर पड़ता है। सो इवन दैट लीव्स अ मार्क ऑन द चाइल्ड। सो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख लो। नाउ अगर एक बच्चा ऐसे सोसाइटी कम्युनिटी में पला बड़ा है जहां पे दूसरे बच्चे भी हैं, देयर इज नेचर, देयर इज ग्रोथ, देयर इज पॉजिटिविटी, ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल गाजा का देख लीजिए, अभी जो माहौल बना है वहां पे, उस माहौल में एक बच्चे का क्या हाल होता होगा? क्या उस पर असर पड़ेगा? 100%। 100% इनका इम्पैक्ट भी होता है, एक ट्रॉमा साइकिल भी क्रिएट होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे वॉर टोन एरियाज, डिजास्टर प्रोन एरियाज में हम ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो लॉन्ग टर्म है। एंड गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज टोल्ड टू, ये सब टाइम में क्राइसिस टीम में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, ताकि ओनली द बॉडी का रिक्वायरमेंट ही नहीं, उनके जो मेंटल चैलेंजेस हैं, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ लोग बॉम्ब्स के थ्रू ही नहीं मर रहे हैं, सुसाइड्स के थ्रू भी मर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू ऑफर, एनवायरनमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑन मेंटल हेल्थ। आई होप दीज टू एग्जाम्पल्स में बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दैट। I want to move on to some of the. किन्होंने हाथ उठाया है? सनिया, हाँ, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। हमें जब भी कोई भी किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से रुजू करता है, या अपने बड़े भाई से, या उसका जो करीबी रिश्तेदार होता है उससे वो रुजू करता है। तो एक बात जो उसे ये बताई जाती है कि सब्र करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो जो एक सवाल उसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा होता है वो यही होता है कि कितना सब्र और कब सब ठीक होगा। तो आप क्या कहते हैं कि अगर किसी के जहन में ये सवाल चल रहा है तो उसको उस पर ओवरकम कैसे करना चाहिए, या उसको सब्र ही करना चाहिए? देखो, ये एक चैलेंज हो गया ना। आप मुझे बताओ, हमें सबको है ना, ये जो यही है पॉजिटिविटी का चूरन बोलता हूं मैं इसे बट इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलते हैं इन्हें। कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, काउंसलिंग हैज नथिंग टू डू विद गिविंग सोल्यूशन, एडवाइस और इवन होप। कि हम लोगों को ये बहुत इजी है ना बोलना, कि कोई हमें कोई दर्द का बात बोलता है, हम बोलते हैं देख भाई सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, सब्र का फल मीठा होता है, एट दी देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ये फलाना वो फलाना। बट हम भूल जाते हैं सबका दर्द ऐसे ही खत्म नहीं होता।
सबका रात के बाद सवेरा नहीं होता। बट इंस्टेड थिंक अबाउट दिस, अगर क्या हम दूसरे तरीके से इसको अगर देखें, आपका ये दर्द कब तक कम होगा शायद मुझे पता नहीं, बट क्या मैं उतनी देर आपका साथ दे सकता हूं, है कि नहीं? देखो बचपन में कभी आपको मार पड़ी होगी, मार लगी होगी, दर्द में होंगे, माँ ने आके आपका दर्द नहीं निकाला है, बट एक बार प्यार से आपके सर पे हाथ फेर दिया और बेटा बहुत दर्द में है ना तू, इतना सा बोल दिया, थोड़ा दर्द कम हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड कंपैशन इन प्रैक्टिस, कि यू कांट टेक अवे द पेन बाय डिस्ट्रैक्शन। कबूतर दिखाते हैं हम, जब भी लोग अपना दर्द बोलते हैं ना, हम उन्हें कबूतर दिखाते हैं कि वो देखो कबूतर। ये जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही इंसानों को नॉर्मल लेवल पे भी ट्रीट करते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, झूठा तसल्ली देने के बजाय अगर आपने उनको बताया देख भाई ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी मुझे पता नहीं, बट मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ खड़ा है तेरा भाई, इतना अगर मुझे मालूम पड़ गया ना, चलो एक और दिन तो मैं चल ही सकता हूं। एक यहां पे शुरू होता है, एंड दिस इज वेयर लिसनिंग कम्स इनटू प्ले। व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन एल्स, डोंट ट्राई टू हेल्प देम विद अ सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन देख लो, आप भी गुड लुकिंग हो तो कभी शायद ब्रेकअप वेकअप भी हुआ होगा अब तक, चलो बोलने की जरूरत नहीं है बट हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना? अगर लकी इनफ हुए हो तो फिर मल्टीपल ब्रेकअप्स भी हुआ होगा है? तो नाउ थिंक अबाउट दिस, क्या हर ब्रेकअप सेम तरीके से हर्ट किया था? नहीं, कोई एक ब्रेकअप था जो ब्रेकअप के पहले ही आप निकल गए थे बाहर मेंटली, और कोई एक ब्रेकअप है जो ब्रेकअप होके 3 साल हो गया बट आज भी वो दर्द दे रहा है ना? बट नाउ इमेजिन, ये मैंने एग्जाम्पल ये क्यों यूज किया है, बिकॉज सबके लाइफ में ये कभी ना कभी हो जाता है, बट ये एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहा हूं? ब्रेकअप का सोल्यूशन क्या है मेरे दोस्त? अगर कोई इंसान ब्रेकअप के थ्रू जा रहा है, सोल्यूशन क्या है? खुद को मसरूफ रखें। देखो यही है ना, यही सारी चीज है। ये देखो, ये हर जन को पता है। आप बोलेंगे देखो प्लीज स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योरसेल्फ, अपने हॉबीज पे ध्यान दे, अपने आप को अकेले मत रख, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर, और टिंडर बम्बल ये सब तो आ ही गया है, एक लड़की गई दूसरी आएगी, ऐसे निराश नहीं होना है, जिम अटेंड कर, ये फलाना, ऐसे 5-10 हमारे नुस्खे हैं जो हम लोगों पे अटैक कर देते हैं। बट भाई साहब ये सारे नुस्खे तो आपको भी पता है। फिर जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद अरिजीत का गाना सुन के क्यों बैठ गए थे, है कि नहीं? तो ये चीज हमें समझनी है कि पेन इज नॉट वर्किंग ऑन लॉजिक। लॉजिक पे ऑपरेट नहीं करता है दर्द, कि आप किसी को लॉजिक समझा दो तो फिर वो लॉजिक से बाहर निकल जाएगा दर्द के। लॉजिक काम नहीं करता है पेन में। वेंटिलेशन, ये सारे चीज हेल्प करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल सॉल्यूशन एंड गिविंग दीज तसल्ली, आप उनको साथ दे, उनको अपना थोड़ा टाइम दे, वो ज्यादा काम आता है। इट इज मोर हेल्पफुल। और अगर आपको दिख रहा है कि उनका दर्द इतना इस हद तक बढ़ गया है, शायद उनको आत्महत्या के ख्याल भी आते हों, तो प्लीज रेकमेंड देम टू ज्वाइन और गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एज वेल, कि आपके हेल्प के बजाय, आपका हेल्प तो रहेगा, आपका साथ तो रहेगा, बट थोड़ा एक प्रोफेशनल डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज मेनी पीपल कैन एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एक कनेक्शन जो है आप वो देना, और अगर दर्द फिर भी बहुत ज्यादा है, देन ट्राई टू गेट देम टू गेट हेल्प। आई होप दैट हेल्प्स। Sachin, moving on from that, the fruit basket analogy and how we talk about. I want to cover some myths regarding suicide and mental health. And the first one is, is there such a thing as good feelings and bad feelings? Now this is the funny thing, right? कि हम, अगर मैंने ग्रुप में भी यहाँ पे अभी सबसे पूछ लिया हमारे गुड फीलिंग्स क्या गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स होती हैं, तो मेजॉरिटी में से यस। तो मैं अगर पूछूं कि गुड फीलिंग्स क्या है, तो बोलेंगे हैप्पीनेस है, लव है, कंपैशन है, फलाना फलाना, ऐसे थोड़े से जो हमारे पोएटिक फीलिंग्स हैं हम उनका नाम ले लेंगे। और बैड फीलिंग्स क्या है? बाकी सब यानी अगर मुझे शर्म आए, बैड फीलिंग है, गिल्ट आए, बैड फीलिंग है, गुस्सा आए, बैड फीलिंग है। सचिन तुम्हें नहीं पता मेरा गुस्सा कितना डेंजरस है, बहुत ही बुरा है, माय एंगर इज बैड। सेम में फियर भी बैड फीलिंग। बट क्या ये गुड और बैड फीलिंग करके कोई चीज है? नहीं। ये सारे चीजों का जो कुंड है, जो सोर्स है, वो आप ही के अंदर है।
राइट? नाउ इमेजिन, आप ये जो सारी फीलिंग्स है, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल्स. एक हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन में आप डिफरेंट फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हो. अगर ये सारे हॉर्मोन्स आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मजाल है कि आप ये फील नहीं करोगे बाय द एंड ऑफ योर लाइफ. ऑफ कोर्स यू विल फील इट, because the raw material is already there inside of you. You will feel all of these feelings, and guess what? Each feeling has a purpose. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फीलिंग अच्छा या बुरा है. हर फीलिंग के पीछे एक पर्पस है, उसका एक रिक्वायरमेंट है जो फीलिंग आपसे करने बोल रहा है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं गुस्सा इज अ नेगेटिव फीलिंग, बट थिंक अबाउट दिस. अगर आपके पास गुस्सा ना हो, क्या आप खुद का रक्षा कर पाओगे? आर यू एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ व्हेन देयर इज हार्म कमिंग योर वे? नो. यू नीड एंगर टू बी एबल टू से स्टॉप. नहीं, ये ज्यादा हो रहा है, आपको ये रोकना चाहिए. ये जो रोकने का जो कैपेसिटी है, ये आता है हमें फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम एंगर. इफ यू डोंट हैव एंगर, बहुत आप में से लोग होंगे जो खुद को पीपल प्लीजर करके आइडेंटिफाई करते होंगे. This is because you are refusing to say no. Similarly, fear एक नेगेटिव फीलिंग है कि fear का एक पर्पस है? अगर fear का पर्पस समझना है तो आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया होगा, तो जरा सोचना, स्टार्टिंग का 1 आवर आपने एग्जाम कैसे लिखा, और जो लास्ट के 10 मिनट्स थे आपने एग्जाम कैसा लिखा. अगर मैं ऐसे पूछूं, देखो कैसे हमारे यंगर जो पार्टिसिपेंट हैं वो समझ रहे हैं. हाँ, लास्ट के 10 मिनट में देखो, जो जो सवाल हमें नहीं पता है या कम पता है, हम लास्ट के लिए रखते हैं. क्यों? क्योंकि एकदम एक जोन में चले जाते हैं, और वो जोन में देखो कितना कुछ लिख देते हैं. ये जो जोन क्रिएट होता है ना, इसे आप फ्लो स्टेट बोलते हो पॉजिटिव साइकोलॉजी में, और ये क्रिएट होता है डर से. डर का पर्पस है आपका फोकस कहीं पे लाना. फियर हेल्प्स इन फोकसिंग, बिकॉज फियर इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. कि डर है यानी आप खुद का रक्षा करने के लिए, कहां है डेंजर आप देखते हो, राइट? दिस फोकस इज कमिंग फ्रॉम फियर. सो इवन फियर इज एक्सट्रीमली यूजफुल. एंड इन द सेम वे शेम, गिल्ट, हर एक का एक पर्पस है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने वाइल ग्रोइंग अप एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया, ये फीलिंग खराब है, ये इमोशन खराब है, और वो टाइम से शुरू हुआ हमने वो फीलिंग को सप्रेस करने शुरू कर दिया या अवॉइड करने शुरू कर दिया. और जब तक आप ये फीलिंग्स अवॉइड करोगे, मैंने अभी क्या बताया, ये सारे फीलिंग्स का सोर्स आपके बॉडी में एक हॉर्मोन्स और केमिकल्स के थ्रू होता है. नाउ इमेजिन अ केमिकल हैज बीन रिलीज्ड इन योर बॉडी, बट देन आपने उसका यूज नहीं किया, तो किधर जाएगा वो? किधर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा. इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग इन योर बॉडी, एंड ओवर टाइम आपको फिर छोटे छोटे चीजों पर भी शायद गुस्सा आ जाए. जिस फीलिंग से आप ज्यादा दूर भागते हो, वही फीलिंग आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ में हावी होने लग जाती है. बिकॉज सिंपल कॉमन सेंस है, ये केमिकल अभी आपके अंदर फैल रहा है, और वो डिफरेंट पार्ट्स में, और अभी भी आप सप्रेशन ही मेथड यूज कर रहे हो. But once you start developing a good relationship with your feelings, you understand the purpose of your feeling and start expressing it accordingly. आपको हेल्प करने शुरू कर देता है. एंड यहाँ पे ही कहीं पे हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मिल जाए या फिर एक अच्छा दोस्त हमदर्द मिल जाए, बहुत हेल्प हो सकता है. आई होप दैट काइंड ऑफ आंसर्स. इफ देयर इज एनी फॉलो अप ऑन दैट, प्लीज फील फ्री. Should we do the fruit basket analogy or should I move on? We can, but I have kind of explained the insight of it, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने वो analogy में नहीं गया, नहीं तो 10 मिनट शायद उसी में चले जाएंगे. All right. I want to move on to suicide. And first of all, please let the people know that asking somebody if they're suicidal, whether or not that's dangerous. Yes. Now let's look at the audience itself. If the camera can come over there as well, I'll check with everyone. आप में से कितनों को लगता है कि देखो, अगर कोई है ना इंसान से आप ये सवाल पूछ लो, कौन सा सवाल, क्या आपको आत्महत्या के ख्याल आते हैं? क्या आपको ऐसे मरने के ख्याल आते हैं? ये पूछना डेंजरस है. कितनों को लगता है कि सचिन, कहीं कोई इंसान अगर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो शायद उसको आइडिया आ जाएगा, है कि नहीं? लगता है ना, मेजॉरिटी को लगता है कि देखो, अगर कोई ऑलरेडी उदास बैठा है और उसको आपने ऐसे सब पूछ लेगा तो उसको आइडिया आ जाएगा. तो जरा सोचो आप क्या बोल रहे हो. एक इंसान को आप ये मायूस है,
और उसको पूछा कहीं आपको आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, वो बोलेगा अरे वाह क्या आइडिया दिया, ये तो मैंने सोचा नहीं, क्या सुसाइड कर सकता हूं? क्या लगता है इंसान ऐसा बिहेव करता है? नहीं, यहीं पे गलती है हमारी। इनफैक्ट देयर हैज बीन रिसर्च कंडक्टेड फॉर ओवर 60 ईयर्स, 60 साल से ज्यादा इस स्पेस में रिसर्च हुआ है, एंड हर रिसर्च में हमें यह पता चला है suicide, when you ask someone about suicide, it does not plant the idea, but what does it do? It addresses the problem. मतलब अगर मैं आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कौन कौन है जो खाना खा के आया है? कोई खाना खा के, अच्छा लेफ्ट में जो भाई साहब है उन्होंने खाना, तो सर मैं अगर आपको पूछूं अभी आपको भूख लगी है, ये सवाल पूछूं तो क्या आपको भूख लगने लग गई? नहीं, देखो उनको भी एकदम अजीब लगा ये सवाल, ये क्या पूछ रहा है मुझसे, अभी तो मैंने कहा मैंने खाना खाया है। तो अगर मैं आपसे बार बार पूछूं क्या आपको भूख लगी है, क्या आपको भूख लगी है, इससे आपको भूख लगेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। सिमिलरली अगर मैं किसी से आत्महत्या के भी बारे में पूछूं ना, ऐसे अपने आप इनो बुलबुले जैसे आत्महत्या के ख्याल नहीं आने चालू होते। बट इमेजिन इफ यू वर ऑलरेडी हंग्री, तब अगर मैंने आपसे पूछ लिया क्या आपको भूख लगी है, तो आपने अगर हां बोला, इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? बैड। बैड? अरे अगर आपने हां बोला तभी तो जाके मैं आपके लिए खाना लेके आ सकता हूं। हाँ, गुड हो गई। गुड हो गया। देखो वही है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम, यही है। हम में से किसनों ने अगर किसी से ये सवाल पूछा है करके मैं पूछूं ना, मुश्किल से शायद 1-2 हाथ खड़े होंगे यहाँ। हम में से किसी ने किसी को ये सवाल पूछा ही नहीं है। इंडिया में एक साल में 1,70,000 पीपल डाइड बाय सुसाइड। आपको क्या लगता है इनमें से कितनों को पूछा होगा किसी ने क्या भाई तुझे आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं? नहीं पूछा है ना, कोई नहीं पूछता ये सवाल। और हम बोल रहे हैं कि सवाल पूछने से जान जाती है। भाई अगर पूछा होता तो शायद वो हाँ बोल देता, और शायद हाँ बोल देता तो उसे शायद मदद मिलती तो जान बचती। बट हम क्या है ना, एक भूख लगी है ये बात भी किसी को बताते नहीं है, तो हम आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं कैसे बताएंगे? राइट? आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ये एक सेफ क्वेश्चन है। अगर एक इंसान बेहद दर्द में हो, इट इज वेरी कॉमन फॉर देम टू एक्सपीरियंस सुइसाइडल थॉट्स। ये ख्याल आना बहुत कॉमन है, बट अगर ये ख्याल आए तो उसके बारे में पूछना बहुत सेफ है। अगर आप पूछेंगे उससे उसके मन में कोई आइडिया नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगा। बट आप लोगों का जो डर है, इसे अगर देखें, द मेन फियर ओवर हियर इज नॉट दैट आप उनको ये पूछेंगे तो उनको कोई ख्याल आएगा या गुस्सा आएगा। आई टेल यू योर बिगेस्ट फियर, योर बिगेस्ट फियर इज सचिन अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया और उसने कहीं हाँ बोल दिया तो Isn't that right? Please tell me. अगर मैंने ये सवाल किसी से पूछ लिया और उसने हाँ बोल दिया तो then I don't know what to do. This is the biggest fear. But I am telling you that when you ask this question, आप जिस तरीके से अगर आपका दोस्त आपके घर पे आए और आपने सर उनको पूछा क्या तुझे भूख लगी है और उसने हाँ बोला, that is a good thing. Similarly, ये सवाल पूछने से अगर सामने वाले ने हाँ बोला, that is a best thing. Because finally you are able to offer them help. एक पॉइंट है यहाँ पे कि ये चीज़ अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इस स्टेज के ऊपर है कि हमें उसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। जी, नाउ इसमें एक सिंपल सा चीज मैं बोलूं, आप लोगों को बहुत सारे क्लूज एंड वार्निंग साइंस मिलेंगे, ठीक है? बट ये क्लूज एंड वार्निंग साइंस में सबसे कॉमन चीज है कि इंसान अपने दर्द में कभी कभी ऐसे ही चीजें बोल देता है, इससे तो अच्छा मरना ही है, क्या ही पॉइंट है रहने में। ये सारे थोड़े बेसिक चीजें हैं जिसमें पता चले, क्योंकि बट हम हमेशा खुद को ये बोलते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसे ही बोला होगा, राइट? द पॉइंट इज any pain you see the person is expressing any pain from themselves, then you can ask this question, hey कैसे चल क्या बहुत दर्द में लग रहा है, क्या हाल है? and if you talk to them you hear that there is more pain, ask the question. प्लीज डू नॉट वेट कि सचिन मुझे मिनिमम 3 साइन दिखने चाहिए, 4 साइन दिखने चाहिए फिर पूछना है, बिकॉज आई विल आस्क यू इन अ डिफरेंट वे. What is the worst thing that will happen if you ask this question? ये सवाल पूछने से सबसे बुरा क्या हो जाएगा? अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, क्या है जवाब आपका? Because it will not plant the idea. ये मैंने बताया है, there is proof.
गुस्सा हो गया बोलेंगे तो क्या है, एक एंग्री फ्रेंड बेटर है कि डेड फ्रेंड, मैं पूछूं तो व्हाट इज योर आंसर सर? एग्री। एंग्री फ्रेंड इज बेटर। आई अश्योर यू, मैंने हजारों लोगों से पूछा है ये बात, कोई एंग्री भी नहीं होता, एंग्री भी नहीं होता कोई। अगर आपने सीधे जानने के लिए पूछा है ना, तो शायद अगर उसके मन में हो तो बता देता है। नाउ I'll ask it to you in a different way. What is the worst thing that will happen if you don't ask this question? मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है कि मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद उससे जो पहले प्री आस्किंग दिस क्वेश्चन जो उसके साथ काउंसलिंग है, अगर वो, क्योंकि मैं उसके ऐसा फ्रेंड हूँ तो ही मैं इस लेवल के ऊपर हूँ कि मैं उससे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उससे पहले शायद मैं उसके साथ जो मैं सेशन कर रहा हूँ ना, और उसमें मुझे आपकी बात पसंद है, ये 100% ट्रू है कि आप बेसिकली उसको सजेस्ट नहीं कर रहे, आप उसकी सुन रहे हैं, और सुनते सुनते, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मतलब मेरी एक अपनी थ्योरी है कि शायद मोर देन 90% वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता है, मुझे बताते बताते। और कोई ऑप्शन है क्या? हाँ। इंसान के पास कोई और आके सॉल्व नहीं करता, उसी को उसके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एग्जैक्टली, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और यही चीज़ अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो वहाँ पे भी, लेकिन ये कि मेरे पास या उसके जो क्लोज सर्कल लोग हैं, अगर वो उसकी काउंसलिंग के लिए एग्री हो जाते हैं तो उसमें उसको एक बेनिफिट है कि वो उसकी हिस्ट्री को ऑलरेडी जानते हैं, और जो कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो वो उसकी हिस्ट्री नए सिरे से बिल्टअप करता है, जिसमें बाइसनेस के चांसेस होते हैं, सम टाइम रॉन्ग साइड के ऊपर भी वो डायग्नोस्ड चीज़ होना शुरू हो जाती है। जी, बट ये सर बायसेस की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज द पर्सन नीड्स टू बी, बहुत बार है ना, अगर मैंने आप ही से पूछ लिया कि क्या आपके पार्टनर को, आपके लाइफ के जो पार्टनर है, क्या उनको भी आपके पूरे दर्द का इल्म है? The answer is usually no. There is no other human being who knows my pain completely. तो इसमें कभी कभार क्या हो जाता है कि जो मेरे करीबी लोग हैं ना, उनसे शेयर करने में कभी कभार मुझे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अपने परिवार के सामने, मैं अपने बीवी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, क्योंकि मुझे उसे दिखाना है कि मैं उसका भी केयर कर सकता हूं, बच्चों का भी केयर कर सकता हूं। तो मुझ पे ये जो जिम्मेदारी आ जाती है, इस वजह से मैं अपनों से ज्यादा बातें छुपा देता हूं। सो इन दीज केसेस एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो एक अननोन व्यक्ति है, उसके सामने बात करने में बहुत बार थोड़ी सी और आसानी आ जाती है, क्योंकि ये क्या ही बिगाड़ देगा मेरे लाइफ का, है कि नहीं? तो देयर इज ऑलमोस्ट एक लेवल ऑफ एक डिस्कनेक्शन आता है जो मुझे हेल्प करता है कनेक्ट करने। But then the mental health professional should be open to listening to the person, open to exploring such painful areas, including suicidal thoughts. सुइसाइडल थॉट्स का थोड़ा भी आपको गट फीलिंग लग रहा है कि ये इंसान बहुत दर्द में है ना, सवाल पूछ लो, है ना? बट सवाल पूछते वक्त इतना ध्यान देना कि उसे देखो, अभी सेम वे अगर आपके घर में दोस्त आए बट आपको उसको खाना नहीं देना है, तो आप एक डिफरेंट तरीके से पूछते हो, है कि नहीं? राइट? कि आप उनको पूछोगे खाना तो नहीं खाएगा ना, है ना, खाना तो खा के ही आया होगा। हम ऐसे पूछते हैं, क्यों? दोस्त को बताने के लिए कि देख भाई, ना बोलना है तुझे यहां पे, हाँ नहीं बोलना। सेम वे हम सुसाइड के बारे में भी कुछ ऐसे ही पूछते हैं, तू सुसाइड तो नहीं करेगा ना, तू कुछ बेवकूफाना चीज नहीं करेगा ना, यू विल नॉट डू समथिंग स्टूपिड ना। तो आपको क्या लगता है वो आंसर में हाँ बोल पा रहा है? कि आप उसे बोल रहे हो देख भाई ना बोल, मुझे हाँ नहीं सुनना है। So first and foremost, as mental health professionals or even people who are interested in helping save a life, your first thing should be हाँ सुनने के लिए हमें खुद को prepare करना है। We should be open to hearing a yes. जब तक आप yes सुनने के लिए तैयार नहीं हो ना, help नहीं हो पाएगा। And I'll tell you the worst thing that I hear after every suicide के बाद मुझे लोग आके बोलते हैं, सचिन अगर उसने मुझे एक बार बोला होता ना, अगर एक बार मुझे बोला होता, मैं दुनिया से झगड़ जाता, मैं उसकी जान बचाता। ये मैं हर सुसाइड के बाद सुनता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको क्या बोल सकता हूं? सर आपने अगर एक बार पूछा होता तो। इज दैट मेकिंग सेंस? दिस इज द डिफरेंस। एक इंसान अपनी लाचारी शायद खुद से जुबान बता नहीं पाता, बट अगर कोई उसे समझ सके कि ये बहुत दर्द में है और ये सवाल जो उसके अंदर गूंज रही है उसके मन में, ये इट्स लाइक ये देखो, एक चिमटा काट रहा हूं ना मैं, चूटी काट रहा हूं खुद को, ये एक दर्द हुआ, और मेरी हड्डी टूटी, ये दोनों दर्द में डिफरेंस है कि नहीं? देयर इज अ मैसिव डिफरेंस।
And it is important that this difference is important. Only then I'm able to handle it accordingly. चूटी के लिए I need little effort, हड्डी टूटने के लिए I need more effort. Similarly, when our mind is going through pain, it also gives different degrees of pain. एक हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्शन और डिसोरिएंटेशन अलग है. सुइसाइडल थॉट्स इज द टाइप की जहां पे हड्डी टूटा है ना, उस लेवल का पेन हो रहा है करके माइंड बता रहा है. देयर इज नो अदर वे फॉर माइंड टू कम्युनिकेट पेन. दिस इज हाउ इट इज कम्युनिकेटिंग पेन, बाय श्रीकिंग आउट. उस इंसान के मन में इंट्रूसिव थॉट्स लाता है वो. इंट्रूसिव थॉट्स मतलब नोबडी विशेस अपॉन सुइसाइड. ये थॉट्स उसके अंदर अपने आप आते हैं. और ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं? बिकॉज द पर्सन्स माइंड इज सेइंग कुछ तो टूटा है, बहुत गंदा टूटा है, ध्यान दे नहीं तो मर जा. ऐसा उसका माइंड बोल रहा है. दिस इज नॉट देम विशिंग, दिस इज देयर माइंड सेइंग यू आर इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन. So if we see this, like I said before, if you see this as a symptom, then you are able to offer help. If you see it as a weakness, आप उसे जज करोगे. So this is the change in viewing that we need to bring. I hope that helps. And sir, you also had a question. जी. अभी मैंने चंद दिन पहले एक इंसिडेंट पढ़ा कि हमारे एक बहुत बड़े लिटरेरी पर्सनालिटी थी इब्न इंशा जी. उनके एक दोस्त को पता चला कि ही हैज़ बीन हैविंग सुसाइडल थॉट्स. तो उन्होंने बात करते हुए ना उनसे बातचीत में कहता है यार सारे जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस करते हैं. तो ही फेल्ट अ लॉट ऑफ एम्पैथी. तो एक दिन कहते हैं रात को जो है ना इब्न इंशा आ गए 2 बजे उसके घर ना कि यार मैंने खुदकुशी करनी है. अच्छा खुदकुशी करनी है. दे स्टार्टेड वॉकिंग. अच्छा फलां तैयारी कर ली तुमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. 2-2.5 घंटे गुजर गए इसी प्रोसेस में. एंड हिज सुसाइडल थॉट्स डिसअपीयर्ड. Yes. So that is what so is required. Very common. This is what I said. If you allow the person, उसके अंदर जो भी गहराई में उसके अंदर से जो thoughts आ रहे हैं, you will be surprised if you allow the person to actually say those things out. तो क्या हो रहा है ये कैसे है ना, मैं if I want to give you an example, it is like उल्टी करना. है ना, आपको अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है, आप उल्टी कर रहे हो, तो आपको कोई आके ये बोले छी कैसे कर रहा है, उल्टी कर रहा है, बदबू आ रही है, ये बोलने वाला आपको हेल्पफुल है कि जो आपका पीठ सहलाए और बोले और निकाल, ये जहर है, बाहर निकलने दे? कौन सा वाला हेल्पफुल है? द सेकंड वन. So similarly, when a person is exploding with these thoughts and pain, they will say out many things that will not make sense. कोई ये बोल दे मुझे अपने पूरे फैमिली का खून कर देना है, इतना ये हो रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, फलाना, ये सब बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और आप हो कि उसे सबकी दुहाई दे रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये नहीं करना चाहिए आपको, वो नहीं. अरे उसकी बात सुन लो, वो थोड़ी ना आपके सामने मर्डर कर रहा है, वो तो बोल रहा है, बोलने दो उसे. ये सारा चीज जहर जो है निकालने दो. Because once that energy dissipates, this is when they experience an alleviation. एक सिंपल उदाहरण है एक बलून का, गुब्बारे का. कैसे हमारे लाइफ का स्ट्रेसेस ऐसे करके फूल गया है. नाउ एक पूरा बलून भरा पड़ा है मेरा मन का, ये मुझे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने में भी दिक्कत पहुंचाएगी. तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? गुब्बारे का हवा थोड़ा सा निकालना पड़ेगा. ये जो गुब्बारे का हवा निकला है, क्या ये गुब्बारा कल फिर से भरेगा? यस, दैट इज लाइफ. एवरी डे कुछ ना नए एक सिलसिले, नए चैलेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे. कल ये गुब्बारा फिर भरेगा. फिर से क्या करना है? फिर से हवा निकालना है. दिस इज द प्रोसेस. कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन. ये हमारी सांसें भी हम कुछ ऐसे ही लेते हैं ना. बट सोचो आज मैंने सांस ले ली और नहीं छोड़ूंगा ऐसे करके डिसाइड कर लिया तो फटूंगा, हाँ या ना? सेम वे आवर माइंड ऑल्सो विल टेक स्ट्रेस एंड विल नीड टू रिलीज इट. अगर आपने इसे सीक्रेट बना के अपने अंदर ही बना के रखा है, ये फटेगा. बट ये निकालने के लिए मुझे एक हमदर्द की जरूरत होती है, जिसके सामने मैं बेझिझक ये सारे चीजों पे बात कर पाऊं. ऐसा कौन सा इंसान है मेरे लाइफ में, ये समझिए. In our exercises, we help people create a basic safety plan. This is the steps that I will be coming to. आप भी एक सिंपल सा सेफ्टी प्लान करने में लोगों को हेल्प कर सकते हैं. ये सेफ्टी प्लान में 3 सवाल आते हैं. The first question, what are my warning signs? यानी वार्निंग साइंस मतलब वो ऐसी चीजें जो मेरे को डे टू डे लाइफ में मैं करते वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट खुशी भी होती है, बट जब आज हो रहा है मेरे साथ मैं अजीब बिहेव कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स मुझे रोज कॉल करते हैं,
बट जिस दिन मैं स्ट्रेस में होता हूं ना, उस दिन जब उनका कॉल आता है, तब मेरे मन में एक सडनली एक थॉट आ जाता है, ये क्या रोज रोज कॉल कर रहे हैं यार। ये जो थॉट है ना, ये क्या रोज रोज कॉल कर रहे हैं, दिस इज माई वार्निंग साइन। क्यों? क्योंकि आई नो एवरी डे व्हेन दे कॉल मी ना, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करने में। बट आज मुझे अगर उनसे बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज नॉट माई पेरेंट्स इशू, दैट इज अ मी इशू, यानी मेरे अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट वेज आई विल स्टार्ट बिहेविंग व्हेन मेरा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है। अ सिंपल थिंग यू कैन डू इज चेक विद योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जिनसे आप क्लोज हो। मैं जब भी गुस्सा हो जाता हूँ या स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं कुछ करता हूँ, ऐसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेना, पूरा लिस्ट दे देंगे आपको। सो आइडेंटिफाई व्हाट आर माई वार्निंग साइंस। सेकेंड, what are the things that help me calm down? Now, when I'm asking about this, Instagram, social media, Netflix, दारू, alcohol, sleep, ये सारे चीज हमें ना करना है। ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हम जो कर रहे हैं, दिस आर डोपामीन बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प नहीं करते। यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गुस्सा बढ़ गया है, मैं दौड़ने जाता हूँ। अगर मैं कुछ इमोशनल फील करता हूं तो मैं जोर जोर से गाना गाता हूं, तड़प तड़प के इस दिल से, ऐसा कोई भी कैरियोके ऐप होता है, मैं गाना गा के इमोशन निकालता हूं। रोना तो सिखाया नहीं था मुझे, बट ऐसे गानों में, इमोशनल गानों में मैं थोड़ा सा गा के फिर थोड़ा सा आंसू बह जाता है। ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपके लिए काम आ सकते हैं। Everyone will be different, so you identify and write down what are the things that help you calm down. And the third thing is 3 people I trust. This is the most important thing. यहां पे आपने गौर किया होगा कि मैंने I didn't say 3 people I love. देखो, लव करना थोड़ा सा इजी हो गया आज के माहौल में, बट ट्रस्ट हम नहीं करते। ट्रस्ट का मतलब है कोई ऐसे इंसान जिनके सामने मैं रो सकता हूं, शर्मिंदा हो सकता हूं, शर्मिंदगी महसूस कर सकता हूं, या मैं इस स्टोरी में बुरा हूं करके बोल सकता हूं। ऐसा कौन है जिनके सामने मैं बुरा भी बन जाऊं तो भी मेरे साथ खड़ा रहेगा? ऐसे इंसान मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दीज गाइज आर लाइफ लाइन्स। ऐसे एटलीस्ट 3 लोगों को अपने लाइफ में आइडेंटिफाई करें, उनका नाम और नंबर नोट करके। जो ये 3 सवाल मैंने पूछे हैं ना, ये तीनों सवालों के जवाब भी एक पेज में लिखना। ये एक बार आपने सोच समझ के लिख लिया है, इसका फोटो खींच के मोबाइल फोन में रखना। क्योंकि नॉर्मली लोग आजकल जैसे ही कुछ स्ट्रेस होता है पहला मोबाइल फोन चेक करते हैं, राइट? सो आइडियली इसका फोटो आप अपने फोन में रखना, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर स्ट्रेस्ड, यू रियलाइज देयर इज अ वार्निंग साइन, you quickly check your phone for this page. And instead of doing what you used to do, what you can start doing is, let me look at here कि क्या मैंने लिख के रखा है। Because when we are stressed, we forget to do these things. तो मैं देखूंगा, मैं दौड़ के आ सकता हूँ, मैं जरा वॉक पे जाके आ सकता हूँ, गार्डन में जा सकता हूँ, कुत्ते के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मेरे ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज लिख के रखना, एंड डू इट whenever you are stressed the next time. और the 3 people are there, अरे आशीष बहुत दिन हो गया बात करके, let me call him. एंड इसके लिए आज आप लोगों को अगर मैं होमवर्क दे सकूं, प्लीज आइडेंटिफाई दीज 3 पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से सचिन मेरे लाइफ में 3 जन हैं जिन पे मैं ऐसा इस तरीके से विश्वास कर सकता हूं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रेज योर हैंड? सी, नॉट एवरीवन, है कि नहीं? बट जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके लिए एक ताली हो जाए, एक ताली हो जाए उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज अगर आप लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया ना, आई रिक्वेस्ट यू, आज उनको एक व्हाट्सएप भेजना। व्हाट्सएप में ये भेजना कि देखो आज हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें उन्होंने, भाई साहब ने हमें बोला कि आप किनको ट्रस्ट करते हो, तब तेरी याद आई। इतना बोल देना कि जब मैं किसी खराब टाइम से गुजरता हूं ना, तुझ पे विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। और उसी तरह जब तू कभी कोई खराब टाइम में हो ना, तू भी मुझ पे विश्वास कर सकता है, आई विल स्टैंड बाय यू। और ये बोल देने से काम नहीं चलेगा, ये आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। यानी अगर दोस्त की माँ को भी कुछ हो जाए, आपको भी छुट्टी लेना पड़ेगा। है, आजकल हमारा ग्रेटनेस इस चीज में हो गया है कि काम चल रहा है तो पापा गुजर गए तो भी नहीं जाएंगे। वेयर इज आवर प्रायोरिटी?
पीपल शुड बी आवर प्रायोरिटी, नॉट वर्क। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये इसमें फंसे रहेंगे। सो दिस इज अ बेसिक सेफ्टी प्लान दैट आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज। वी कैन शेयर इट एज अ डॉक्यूमेंट एज वेल, सनिया एंड अदर्स कैन शेयर इट एज अ रिसोर्स फॉर यू गाइज एज वेल। प्लीज यूज इट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। कोई सुइसाइडल भी होना, पहला चीज उनसे ये करवा देना, सो दैट द पर्सन इज ऑल्सो अवेयर व्हाट इज द स्टेप आई नीड टू डू व्हेन आई एम in experiencing these thoughts, and who can I reach out to, and minimum 3 people please. Sachin, one more myth that's very popular is that अगर कोई help मांग रहा है या अपना plan बता रहा है, especially women, that they are doing it for attention. So जी, ये देखो, मैंने ना ट्रेनिंग्स में इनफैक्ट आई हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट कि सचिन, मेरी बीवी देखो, ये तो हमेशा बोलती रहती है यार कि सुसाइड कर लूंगी, वो तो बोलती है कि गहना नहीं लाके दोगे तो सुसाइड कर लूंगी, ऐसे बोल देती है। तो मैंने, देखो सनिया, मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, आपको गहना सुनाई दिया, सुसाइड नहीं सुनाई दिया? that means necklace. यस, नेकलेस सुनाई दिया, गहना जो बोल रहे हूं मैं, वो नेकलेस सुनाई दिया, बट आपको सुसाइड नहीं सुनाई दिया। यहीं पे प्रॉब्लम है। इन व्हाट इज हैपनिंग, अटेंशन सीकिंग का टेंशन सोच के हमें वो लगता है ना, बचपन में हमने स्टोरी रीड की थी, शेर आया करके बोलता है बच्चा, बट हम ये भूल गए कि स्टोरी के एंड में शेर आया था। When we are understanding domestic housewives का situation in India, over 26,000 housewives died by suicide. This is more than farmer suicide, right? तो क्योंकि ये लोग, हम सब है ना, बोलते हैं, सबकी माँ बोलती है यार कि मैं इससे तो अच्छा मरना ही होगा। मेरी माँ ने भी कहा था, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, तू शादी नहीं कर रहा है, इतना टेंशन होता है कि मैं मर जाने का मन करता है। मेरा रिएक्शन एक ही था, माँ ये तुम शादी का तो देख लेंगे, बट ये तुमने बोला कि मरने का मन कर रहा है, ऐसे ख्याल आ रहे हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ आएंगे ही ना, इतना प्रेशर है मुझ पर, मेरे को इतना टेंशन आता है तेरे फ्यूचर का, ये वो। अच्छा, आपको ये ख्याल कब से आ रहे हैं? हाँ हो गया कुछ 1-2 महीने से चल रहा है, ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं, रात को सो नहीं पा रही हूँ मैं, होगा ही ना, तेरे वजह से हो रहा है, ये वो ये। मैंने, अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ एक बार डॉक्टर के पास चलेंगी? उनके साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया मैं। क्या हुआ? शी वॉज हैविंग डिप्रेशन, देयर वॉज अ डायग्नोसिस, उनको डिप्रेशन था। 3 महीने लगे, इलाज हुआ। क्या वो अभी भी गुस्सा है मुझसे शादी नहीं करने के लिए? यस आज भी गुस्सा है वो, बट क्या उन्हें आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं? नो। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस आई एम आस्किंग यू टू मेक। ये स्टेप लेने से आप समझें कि ये आपको, आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये उनका मन चिल्ला रहा है और उनको आर्टिकुलेट करने नहीं पता, ये मन के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम इसका दर्द कैसे बताएं बाहर, कैसे ठीक से जताएं बाहर, हमें नहीं पता है। सो पीपल विल से वियर्ड थिंग्स, बट आप उसे ब्लैकमेल, अटेंशन सीकिंग समझने के बजाय, सुसाइड बोल रहा है इंसान, एक बार डॉक्टर के पास लेके जाओ ना यार। आप या तो फिर वेट एंड फाइंड आउट, आफ्टर अ मंथ आपको स्टैटिस्टिक मिल रहा है कि ब्लैकमेल मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा, बट आर यू रेडी फॉर दैट? बाद में सुसाइड, अगर ऐसा कुछ हो गया, बाद में मुझसे नहीं कहना कि सचिन अगर उसने एक बार बोल दिया होता तो। बोलता तो इंसान है। इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन इज ओवर 80% ऑफ पीपल शो वार्निंग साइंस, स्पेशली द वीक प्रिसीडिंग द अटेम्प्ट, वो लोग अपने वार्निंग साइंस दिखाते हैं। द प्रॉब्लम इज कोई उनसे पूछता नहीं है ना, उसे हम यही समझते हैं कि वो शायद फायदा उठाने देख रहा है, ये फलाना वो फलाना। अरे आपको कौन पैसे देने बोल रहा है? सिंपली उससे बोल लो कि भाई तू एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगा, मैं आऊंगा तेरे साथ, एक बार देख लेते हैं कब से ये ख्याल आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, और थोड़ी सी मदद मिल सके तो वो भी अच्छी बात है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डज दैट मेक सेंस? Absolutely. I want to talk about one major thing, which is asking for help for any mental health issue that you're having is seen as embarrassing. Yes, ये क्योंकि पागल हो जाते हैं ना। And a sign of weakness. Yes, it is a sign of weakness. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था, मैंने अपने नाना जी का एग्जाम्पल बता दिया, अपने ये सारे प्रॉब्लम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू चेंज द नैरेटिव। पागल करके कोई चीज नहीं है। It is not a sign of weakness. It is not a sign of cowardice.
इनफैक्ट ये हम काफी जगह पे इसके पहले भाई साहब हमें बता रहे थे कि जो सेंसिटिव लोग हैं उनको शायद ऐसे ख्याल आते हैं. इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन इज जो परफेक्शनिज्म है, पर्सनालिटी ट्रेट में परफेक्शनिज्म एक ट्रेट आता है. We see there is higher chances of them having people with perfectionism as a tendency, उनको ये ख्याल आने के chances high है. क्यों? Think about this in simple life. जो 35 मार्क्स लाके जस्ट पास हुआ उसने सारे क्लास में समोसे बांट दिए, और बट जिसको 99.5 आया वो 3 दिन तक टीचर के पीछे छोड़ नहीं रहा था टीचर को कि ये मेरा ये 0.5 मार्क कहाँ गया. This is what is happening when perfectionism happens. The person puts in that level of effort, यानी उतना high pain वो go through करता है, तो उसे पता है कि ये आधा मार्क मेरा नहीं जाना है यहाँ पे. तो इसीलिए जब उसे आधा मार्क भी जाता है उसका दर्द जो वो एक्सपीरियंस करता है वो बहुत हाई है. So this is just a simple example I'm giving. इसका मतलब वो perfectionism वाला जो आदमी है या जो स्मार्ट आदमी है वो क्या कमजोर है? नहीं. If we are able to see that this is nothing to do with the tendency of the person, but the pain that the person is experiencing, only then we will be able to look at it as a matter of help, not as a matter of labeling. And we have a long way to go as a community. जो इंडिया पाकिस्तान हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे ये जर्नी बहुत लंबी है. बट आई होप थ्रू सच कॉन्वर्सेशंस हम थोड़ा थोड़ा करके अपना अवेयरनेस बढ़ाएं, और जब भी किसी और को भी हम बोलें कि क्या आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज करना चाहेंगे, डोंट जस्ट पॉइंट इट आउट लाइक तुम्हें जरूरत है. टेल देम कैन आई हेल्प यू, एंड देन हेल्प देम फाइंड द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट विल वर्क फॉर देम, इफ दैट मेक्स सेंस. ठीक है. एंड आई थिंक देयर इज टाइम इज आल्सो वी आर पास्ट द शेड्यूल, सो इन आई कैन सी सम पीपल आर बिट खाना खाने का टाइम हो रहा है शायद. If anyone has any questions, we can take some मेरा quick एक क्वेश्चन था questions. लेकिन वो एक स्टेप पीछे रह गया. I was asking कि if someone is suicidal, there's the last option ना, वो ये तो नहीं चाहेगा कोई आके उसको बचाए. The first thing. नहीं, ऐसा भी नहीं Wait है. a minute, listen to me first. उसके बाद ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे असिस्टेड सुसाइडल चेम्बर्स बने हुए हैं, जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन. अब यार कोई जब बंदा बचाना चाह रहा है तो ये लोग उधर असिस्टेड सुसाइडल चेम्बर्स क्यों बनाने लगे हैं? तो बचाओ ना उसको. Why? Now this is the challenge, right? What is happening? Assisted suicide या euthanasia जो बोलते हैं normally is done to help people who are in chronic life threatening situations, और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस कदर बिगड़ गया है कि उनको उनके जीने में अब और ज्यादा दर्द है, और वो दर्द उनके लाइफ से हट नहीं रहा है. देयर इज नॉट इनफ पेन मैनेजमेंट दैट दे हैव. इस केसेस में यूथनेशिया का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ था. बट देन नाउ विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस इज गोइंग टू अ पॉइंट वेयर आई मीन इन इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे देखो यूथनेशिया लीगल नहीं है. इसीलिए ये लीगल इस वारदात से नहीं है कि हमें ये समझ में नहीं आता. पीपल कैन गो टू कोर्ट एंड गेट इट डन, राइट, इंडिया में भी. बट ये यूथनेशिया में प्रॉब्लम ये है कि देयर इज चांस फॉर अब्यूज, कि कोई किसी का फायदा उठा सकता है. इसलिए इसे लीगलाइज करने में यहाँ पे है चैलेंज, कि कोई अगर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड समवन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट और उसे पुश कर दें इसके तरफ, और नॉट बाय आस्किंग द क्वेश्चन बट बाय मैनिपुलेशन और भी करके, तो वो चीज से हम बचने के लिए कोर्ट का एक प्रोसीजर हमारे कंट्रीज में है, which I kind of appreciate only because there needs to be some way to ensure those who are the vulnerable section of the community they don't get taken advantage of. But yes, at the same time ये भी सही है कि एक इंसान को उसके लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसी इंसान का होता है, कोई और इंसान या किसी और का नहीं होता है. सो यहाँ पे दी ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ जो होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझनी होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन फॉर लाइफ एंड डेथ comes to from a mental health perspective stays with the person who has that life. ये हमें एक पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मे बी वी कैन हैव अ लॉन्गर डिस्कशन बेस्ड ऑन हाउ इट गोज, बट वी आर एक्चुअली सीइंग इट. आई थिंक इट इज द कंट्री इज नॉर्वे where almost 5% कुछ बोला गया है कि of the deaths that are happening, it is happening through assisted suicide at this current time.
So it can be quite a scary thing for our communities especially, but I assure you there is a lot more thinking that is also going on in that space. It's not as simple as a suicide. If you look into individual cases, maybe you will, most often than not, you will see chronic cases. तो उनके पहले उनका साइक असेसमेंट, ये सब, देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स दैट दे हैव टू गो थ्रू. ऐसा नहीं है कि जस्ट एक बास्केट बना के रख दिया है पेड़ों के बीच में और जिसको मरना है जाओ आप जाके बटन दबा दो और हो गया. इट्स नॉट दैट सिंपल आइदर. यस. Thank you so much for a wonderful, wonderful session. I really like the analogy of software. माइंड को समझाने में जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है थीरीज प्रेजेंट की जाती हैं, बट दिस वाज रियली इजी टू अंडरस्टैंड. और ये NLP बेस्ड एग्जांपल है, ये एनालॉजी भी मेरी नहीं है, ये NLP बेस्ड एग्जांपल है, व्हिच इज वेरी हेल्पफुल आई फाउंड टू एक्सप्लेन टू द लेमैन. तो उस वजह से मैं यूज कर. आई हैव अ क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ आई कैन phrase it properly. Do you think that people who are extra intelligent, very intelligent, when they suffer a mental illness, it's more difficult for them to come out of it? I know a person who's got very high IQ, is suicidal, and it's very, very difficult for that person to, like, get, I mean, that person has tried every kind of help. But yes, I think because हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि mental health professionals ना, if they don't match the intelligence of the other person ना, the other person is able to see the tricks that you are doing. So the mind is so strong that it's self-sabotaging the body. Yes, क्योंकि आप कौन सा टेक्निक ट्राई कर रहे हो, मैं आपके सवाल पूछने के तरीके से समझ जाता हूं, तो मुझे दिख जाता है ये यार मुझे पता है तुम मुझे कहीं पे जबरदस्ती चूरन खिलाने लेके जा रहे हो, तो मैं नहीं करना है ना. तो दिस इज व्हाई मैं वो इंसानियत वाला रूट जो है, कंपैशन बेस्ड मेथोडोलॉजीज में बी बिट मोर हेल्पफुल फॉर सच इंडिविजुअल्स एज वेल, क्योंकि आप उन्हें अगेन डोंट गो बाय द लॉजिकल रूट. व्हाट द पर्सन नीड्स इज कनेक्शन, and through high intelligence unfortunately disconnection zyada ho raha hai. So ideally what they will need to feel is the sense of connection, the experience of being alive is something that they need to do rather than intellectualize what life is, if that makes sense. तो वो वाला एलिमेंट, और अनफॉर्चुनेटली काफी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वो एक एप्लीकेशन ऑफ दैट थियरी में ही फंस जाते हैं. वो इंसानियत वाला जो एप्लीकेशन उसमें आना है वो ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हो पाता. सो वी आर होपिंग कि थ्रू आवर एफर्ट्स वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, वी आर होपिंग कि दैट एलिमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड. ये देखो हमने काउंसलर्स के साथ है ना, एक वेरी कॉमन कंप्लेंट हम सुनते हैं, उनके जो पर्सनल लाइफ में लोग हैं वो उनको बहुत बहुत कॉमनली बोलते हैं, देख मेरे साथ काउंसलर मत बन. राइट? व्हाई आर दे सेइंग दिस? Because the moment it's almost like an ego that comes out, a counselor का ego. So how are you feeling? तो ये होते वक्त आपको कैसा लग रहा था? This is very sterile way of communication. It doesn't feel genuine. It doesn't feel vulnerable. So for counselors, mental health professionals, emotional empathy is important. Unfortunately, हम ज़्यादा cognitive empathy में चले जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा sterile और disconnected way में हम बात करते हैं. But एक emotional connection के साथ जो empathy दिखानी होती है, उसके ऊपर हम ज़्यादा training offer करते हैं कि don't look like a listener, be a listener. That is more helpful. Right? ओके तो हमने अभी जो डिस्कस किए मतलब इसके सॉल्यूशन में कि शेयरिंग, मतलब जिसमें एक बंदे को पर्सन्स चाहिए, नीड है, ठीक, उसकी अवेयरनेस हमने रखी है. लेकिन इसके साथ अगर ये अवेयरनेस भी करें कि वो बंदा अपने बिहाफ पे कोई इस तरह के मेजर से, लाइक माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है, जब मैं अपनी एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ कि व्हेन आई वाज इन माय इंटर, तो मैं इसी तरह मतलब कुछ स्टडी का था, कुछ पर्सनल इशू थे, मैं उस रूटीन से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था. तो मैं नॉर्थर्न एरिया से हूँ पाकिस्तान के, तो उधर हमारे एक माउंटेन रेंज है. तो मैं अक्सर अपने वो मेरे जो कि फादर तो मेरे अब्रॉड थे, तो मैं अपने कज़न्स को या अपने अंकल्स को कहता था कि चलते हूँ उधर ऊपर ना, तो कोई नहीं जाता था, इंटरेस्टेड नहीं थी. तो एक दिन ऐसा कि मैं उस मेंटल स्टेट में मैं खुद ऊपर चला गया. तो वो जो हाइकिंग का वो जो मुझे फिजिकल फटीग थी, जब मैं ऊपर टॉप पे गया तो वो ओपन एनवायरनमेंट जो था और साथ में वो जो फ्रेश एयर थी,
उससे मुझे एक एलिवेशन मिली, काफ़ी एक रिलीफ मिला। उसके बाद मुझे उस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आहिस्ता आहिस्ता मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ वीडियोस देखी, इस तरह कुछ सेमिनार्स लिए, तो फिर माइंडफुलनेस का जो एक कॉन्सेप्ट था वो मेरे माइंड में है। तो उसमें एक मेडिटेशन भी है, लाइक आप जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि उनका फिजिकल वजूद नहीं होता कोई भी, हमने खुद अपने बिलीफ्स की बेस पे उनको कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है। तो जब हम खुद देखते अपने एनवायरनमेंट को, उनको एक माइंडफुल वे में रियलाइज़ करते हैं। माइंडफुलनेस का मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये कि दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है माइंडफुल स्टेट और एक होता है माइंडफुल स्टेट। लाइक माइंडफुल का मतलब ये है कि आपका माइंड पूरा फिल हुआ है चीज़ों से, और आप कोई पर्टिकुलर आप स्टूडेंट हैं या कोई आप वर्किंग पर्सन हैं, तो वो उधर भी आपकी एफिशिएंसी नहीं है। तो क्या आपने सॉफ्टवेयर की एनालॉजी दी ना, तो आपको वो कभी कभी सॉफ्टवेयर अपने आप को रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। बैक ऑफ द एंड आपके वो ऐप्स चल रही होती हैं, बहुत सारी, हमें रोज करना पड़ता है, इसे हम डीप स्लीप बोलते हैं। बट यस, गो ऑन। जी सर, तो वो ये एक दो कंसेप्ट है, मैं कहता हूँ कि बंदे को अपने भी आप पे माइंडफुलनेस और जो डेली एक रूटीन है उससे हट के हाइकिंग वगैरह की तरफ भी जाना चाहिए। Exactly. Now this is a very good point you have made. But मेरे दोस्त, एक प्रॉब्लम ये है ना, जब भी अगर हाथ टूटा हो ना, तो हम फिजियोथेरेपी करना मुश्किल है, एक्सरसाइज करना मुश्किल है। सिमिलरली माइंड अगर एकदम दर्द में फंसा हुआ हो ना, तो उसको आप बैठ के माइंडफुल हो जाओ, थोड़ा देर मेडिटेट करो बोलो ना, तो भी असर नहीं करता जब तक हमने उसके रूट तक नहीं पहुंचा। इट शुडंट बी एक सिंपल सॉल्यूशन जैसा नहीं है। हर कोई ऐसे ही माइंडफुल स्टेट में नहीं जा पाता, बिकॉज द प्रेशर ऑन आवर रिसोर्सेज उतना हाई है। आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर एबल टू एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ, बट ऐसे बहुत हैं जो नहीं कर पाते। So we have to be able to have that perspective as well कि ये सबको ये टाइम पे माइंडफुलनेस शायद सीधे शुरू करना मुश्किल हो जाए। माइंडफुलनेस का एक्टिविटी कैसा है पता है? इट्स लाइक जो आप रोज जो ब्रश करते हो, जो नहाते हो ना, राइट, ये ऐसा टाइप का एक्टिविटी है। ये आपके रूटीन में आ जाए ना, आपका वेलबींग इन जनरल अच्छा रहेगा, है ना। बट अगर बहुत बार क्या होता है, अगर मैं 2-3 दिन नहीं नहा लूं तो मेरे को चल जाए ऐसा लग जाता है। सो दीज आर थिंग्स दैट मुझे, जिसका इम्पैक्ट मैं नहीं करता हूं, तो ओवर टाइम मुझे समझ में आता है कि हाँ, मुझे इसका नुकसान हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं। बट ये करते रहने में बहुतों को डिफिकल्टी होती है। सो इन सच स्टेट्स, इफ यू आर इन अ डिप्रेसिव स्टेट, इफ यू आर एबल टू बी माइंड, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर कुछ हो, उसको माइंडफुलनेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वो 2 मिनट भी माइंडफुल हो जाता है, थोड़ा अपने प्रेजेंट में जाने देखता है, उसके थॉट्स उस पे हावी हो जाते हैं, बिकॉज रूमिनेशन इज पार्ट ऑफ व्हाट दे आर गोइंग। तो आंख बंद कर लेना तो 50 टेंशन आ जाती है, तो वो माइंडफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको आपके अंदर जो प्रॉब्लम जा रही है उसके साथ स्पेसिफिक हेल्प लेना है। डोंट ट्राई टू डू कि हर मर्ज की एक दवा, ऐसे मत अप्रोच करना। आपको कुछ चैलेंज है, जाओ एक प्रोफेशनल से बात करो, इस बारे में जिन लोगों को नॉलेज है उनसे बात करो, ताकि आपको जो हेल्प ज्यादा सूटेबल होगा आप वो हेल्प ले सको। क्योंकि नहीं तो है ना, हम बहुत बार ये टेक्निक मेरे लिए काम किया तो मैं उसका एकदम एक इवेंजलिस्ट बन जाता हूँ, सब जगह जाके हाँ ये करो ये करो ये करो। अरे भाई साहब, कोई 5 मिनट टॉयलेट पे बिना फोन के नहीं बैठ पा रहा है, क्या माइंडफुलनेस करेगा? है कि नहीं? तो these are the current modern day challenges, but I'm really glad that some mindfulness is something that has been helpful to you. Even we do trainings on mindfulness, on the whole Yoga Sutra techniques as well. We do those trainings as well. But it comes after pain management. जब इंसान ज्यादा पेन में हो तभी उसे mindful करने में, I haven't seen it to be much useful. They find it very difficult to do that. But thank you for sharing your experience. Right? Okay, one आवाज आ रही last है? question. जी जी, आवाज आ रही है। सलाम सर। सर आपकी सजेशन चाहिए थे मुझे सर, जैसे कि मैं स्टूडेंट सर ओ लेवल्स कर रहा हूँ वसास इंटरनेशनल से, और सर जैसे सर ओ लेवल्स में सर कोर्स ज़्यादा होता है तो स्टडीज़ की सर डिप्रेशन रहती है, तो मैं सर जब मैं फ्री टाइम्स होता हूँ सर, मैं किसी से मतलब दोस्त से बात करने सर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सर, जैसे गाना सुनूँ सर, जैसे कि मैं ज़्यादा गाना जगजीत सिंह के सुनता हूँ, गाने गज़ल्स, और सर सुनते हैं। जी सर, मैं से सर मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। सर आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं फ्री टाइम पे गाने सुनूं जब मुझे बर्डन फील होता है,
स्टडीज़ का, या मैं किसी से मतलब शेयर करूँ, दोस्तों से बातें करूँ, घूमने मैंने चले आपको जाऊँ? सेफ्टी प्लान बनाने के लिए 3 सवाल पूछे हैं ना, है ना? वो 3 सवाल पे जरा रिफ्लेक्ट करो कि आपका जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आप जब भी ओवरवेल्म होते हो या आप ज्यादा निराश हो जाते हो, देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। समटाइम्स इट इज मेंटल प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस मेरे पे साथ में आ गए हैं, तो इस टाइप का टेंशन एक अलग टेंशन है। थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा हो गया, मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो उसका एक अलग टेंशन अलग टाइप का होता है। सो हर एक चीज है ना, थोड़ा सा एक अलग टाइप का दर्द देता है, और हर एक के लिए थोड़ा सा, देखो अभी मेरे हाथ जला है तो एक अलग टाइप का एक रिक्वायरमेंट है, और अगर मेरा हाथ कटा है तो एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट है कि नहीं? तो मुझे अपने मन के इसमें भी दर्द में ऐसा एक टाइप ऑफ देखना है, हर चीज पे सेम दवाई नहीं काम करेगी, राइट? सो ट्राई टू हैव, अपने म्यूजिक सुनते हो तो राइट डाउन एग्जैक्टली विच सॉन्ग्स आर दोज दैट हेल्प यू काम डाउन, वो कौन से गाने हैं। नाउ इफ देर इज गुस्से वाले सिचुएशन में, मैं जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे शायद गाना सुनना मुझे हेल्प नहीं करेगा, मैं गुस्से में हूं, मैं शायद मेटल म्यूजिक ज्यादा सुनना प्रेफर करूंगा देन जगजीत सिंह। देख रहे हो कैसा डिफरेंस आता है, राइट? सो इन सच सिचुएशंस आई नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट वेज आई कैन गेट दिस एनर्जी आउट। तो गुस्से में मैं दौड़ने जाता हूं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम जगजीत सिंह का गाना सुनना। सिमिलरली अगर मेरा ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ है, रोने जैसा लग रहा है बट रोना नहीं हो रहा है, तब मैं वो तड़प तड़प के इस दिल, हाँ, तब मैं खुद गाना गाता, है ना, फुल इमोशन के साथ। तो डिफरेंट थिंग्स विल हेल्प इन डिफरेंट सिचुएशन। यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड, ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी चीजें हैं, फाइंड अ बुके ऑफ थिंग्स दैट आर हेल्पफुल फॉर यू, ना कि एक गुलाब पकड़ के बैठ जाओ, है ना? तो ये डिफरेंट फूल जो हैं, आपको ये सारे चीज आपके गुलदस्ते में चाहिए। यू हैव टाइम, आराम से इन पे वर्क करें। नाउ इनमें से कहीं आपको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो प्लीज देयर आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, एंड इफ यू नीड हेल्प यू कैन इवन रीच आउट टू अस। हम भी आपको शायद किसी से कनेक्ट करने देखें, सनिया है, वो भी पाकिस्तान में काम कर रही है, हमारे और 1-2 टीम मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, तो दे विल ऑल्सो कैन ट्राई टू हेल्प यू कनेक्ट विद अदर प्रोफेशनल्स एंड ऑल, जिनसे आप ये और मदद ले सके, है ना? बट currently what you're doing, one step right, but don't stop there, add more, है ना? ओके सर, But thank you for your question. थैंक यू सर, थैंक यू सर नहीं, सचिन हूं मैं बस। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टू कंक्लूजन। आई विश ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की किल्लत जो है वो आरे आती है। बस मैं ये आखिर में, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन ज़ाहिर वाइंड अप करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस, एवरी स्ट्रगल वैलिड एंड एवरी कन्वर्सेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं, या छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ ओपननेस हैं, जो हमारे दिलों को जोड़ती हैं, हमारे दिलों में जो बोझ है उसको निकालने में मदद देती हैं, और एट दी एंड ज़िंदगियाँ बचाने में मदद देती हैं। ज़िंदगी बचाने के लिए आपको बड़े बड़े हस्पताल नहीं चाहिए, आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज़ नहीं चाहिए। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़िंदगी और रोशनी की तरफ लेके जा सकती हैं, आई वुड, और हाँ एग्जैक्टली, और मैं चाहूँगा कि हमें ज़रूरत भी है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत नहीं, हम दूसरों के लिए भी रोशनी का सोर्स बने। वी शुड बी द लिसनिंग ईयर फॉर समवन, we should be the shoulder for someone to cry on, and we should be the one to hug someone in need, so that किसी को रात को सोने से पहले एंटी डिप्रेसेंट या सिप्रालेक्स या रिवोट्रिल 5 mg ना लेनी पड़े। बट नैयर जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, देखो आप दूसरों को सपोर्ट देने के ही लुकआउट में ना रहें, आप भी खुद किसी के शोल्डर का यूज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे है ना, सबका दर्द मेरा दर्द भी मेरा दर्द ही करके रख जाते हैं। तो आई वुड से कि दूसरों का शोल्डर भी यूज करें। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि शायद आपको एंटी डिप्रेशन के पिल्स भी खाने पड़े, शायद एक ऐसा वारदात हो रहा है कि समटाइम्स यू नीड मेडिकल असिस्टेंस, तो वो मेडिकल असिस्टेंस लेना है, ये बुरी बात नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल 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 जी, वो भी छोटा सा एक चीज क्लियर। बिल्कुल, आज की गुफ्तगू, इससे पहले भी आप आए थे, वी आर वेरी ऑनर्ड। आज भी आपने हमें इतना अच्छा इंगेज किया, हमारे बहुत से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत सी चीज़ें हम भूल गए थे, वो हमें उनकी याद दहानी हुई। मेरे ख्याल है ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए। सरहद के इधर हो या उधर हो, हमारे गम साझे हैं, हमारे दुख साझे हैं, हमारे ख्वाब एक जैसे हैं, और वक्त के साथ साथ वो ख्वाब ख़त्म होने लगते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट वी नीड टू कीप देम अलाइव। और ये तभी हो सकेगा अगर हम एक दूसरे की तरफ मोहब्बत का जज्बा रखें, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि हम मेडिकल और जो प्रोफेशनल हेल्प है वो लें, और इसको हमें
नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी है, ये सेहतमंद आदमी को भी ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़्यादा प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार सके। सानिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप वेन एवर वी हैव अप्रोच यू, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। सचिन, वेरी ग्रेशियस ऑफ यू, नॉट सर बट सचिन भाई, शुक्रिया आपका, आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। एंड दैट्स इट, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू एवरीवन, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। सबसे और सबने इतने प्यार से इतने अच्छे से इंटरेक्ट किया इस सेशन में, तो आई एम रियली रियली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने हमारे कॉज को भी इतना सपोर्ट किया है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग सनिया एंड गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक। I hope this begins a journey of conversations and trust for all of you as well, and wish you all the very best to everyone. Thank you all. Thank you, Nicholas. Thank you.